कियारा की बात सुनकर कार्तिक मन ही मन टूट गया था। उसे भी लग रहा था कि उसने अपने मामलों में कियारा को पूरी तरह भुला दिया था और इसी वजह से आज कियारा इतनी टूट गई थी। वो फिर से कार्तिक को अपनाना ही नहीं चाहती थी। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था और वहीं दूसरी तरफ कियारा कार्तिक को ध्यान से कुछ पल देखकर वहां से बाहर की तरफ चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कियारा इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के पास कियारा को रोकने का कोई कारण नहीं था। अपने कमरे में खड़ी तानिया और मैगी इन दोनों की बातें सुन रही थी और कियारा को इस तरह रोते हुए वहां से जाते देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। कार्तिक वहीं पास के रखे सोफे पर बैठ गया और किसी से कुछ नहीं बोला। कार्तिक को इस तरह दुखी देखकर तानिया कुछ सोचकर भागती हुई कार्तिक के पास आई और खुश होकर बोली, भैया हमारे कॉलेज में एक फील्ड स्टडी एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया है। मुझे तो वहां जाना ही है, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी वहां चलें। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने अपने इमोशंस को एक तरफ रखा और मना करते हुए बोला, मैं जाकर क्या करूंगा वहां? तुम लोग वैसे भी अपना काम करोगे, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कार्तिक को इतना उदास देखकर तानिया ने फिर से थोड़ा नाराज होते हुए कहा, भैया मुझे नहीं पता, आपको चलना ही होगा। मैं पहली बार पूरे साउथ ओशन सी को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है और आप साथ होंगे ना तो मेरा ये डर दूर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे अकेले इतनी दूर जाना चाहिए। तानिया का कॉलेज हर हाल में फील्ड एक्सप्लोर एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करता था ताकि बच्चे गहराई से अपने सब्जेक्ट के बारे में जान सके और समुद्र को और अच्छे से समझ सके। हालांकि इस बार दिक्कत ये थी कि कॉलेज से जितनी भी शिप फील्ड एक्सपीडिशन के लिए जाती थी इस बार वो नहीं जा पा रही थी क्योंकि दूसरे कॉलेज ने उस शिप को पहले ही दुगने दाम में खरीद लिया था। कार्तिक को जब ये बात पता चली कि शिप की वजह से तानिया और बाकी बच्चों को दिक्कत होगी, कार्तिक ने तुरंत अपनी सिंगल हॉर्नवेल यॉट को कॉलेज के लिए प्रोवाइड करवा दिया। और रही बात तानिया के साथ जाने की, तो तानिया की बात कार्तिक को कहीं ना कहीं सही लग रही थी। वो जानता था कि तानिया को अकेले भेजना तो ठीक नहीं होगा और फिर पिछले कुछ दिनों से कार्तिक लगातार बिजी चल रहा था। अपने आप को थोड़ा मेंटली रिलैक्स करने के लिए कार्तिक भी तानिया के साथ जाने को तैयार हो गया। हालांकि कार्तिक को नहीं पता था कि तानिया उसके लिए क्या प्लान कर रही है। 2 दिन इसी तरह बीत गए और सारी तैयारियां हो गई थी। कार्तिक तानिया को और उसके बाकी क्लासमेट्स को लेकर सिंगल हॉर्नवेल यॉट पर आ गया। इस बार बाकी क्लासमेट के साथ इस फील्ड स्टडी के लिए तानिया के प्रोफेसर मिस्टर भारद्वाज भी आ रहे थे। इतनी बड़ी यॉट देखकर तानिया के सभी क्लासमेट्स बहुत एक्साइटेड और हैरान हो गए। हर कोई यही बात कर रहा था कि कार्तिक और तानिया कितने ज्यादा अमीर हैं और उनके पास कितना पैसा है। यॉट अभी भी पोर्ट पर ही खड़ी थी और कार्तिक सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात कर रहा था, जबकि तानिया यॉट के गेट पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तानिया ने अपने मन में सोचा, पता नहीं मेरे इतना कहने के बाद भी वो आएंगी या नहीं। तानिया अपनी ही सोच में खोई हुई थी। तभी कार्तिक तानिया के पास आया और पूछा, क्या हुआ, तुम सबसे अलग यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई और आने वाला है? कार्तिक का ये सवाल सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, हाँ वो मेरी फ्रेंड अभी तक नहीं आई है, एक बार वो आ जाए उसके बाद हम चलेंगे। तानिया की बात सुनकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में ऐसी कौन सी दोस्त बन गई जिसके लिए तानिया यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। खैर उसकी बहन अब कॉलेज में थी तो वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। तभी कार्तिक वापस अंदर आने के लिए मुड़ा ही था, पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, आई एम सॉरी तानिया, मैं जानती हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कार्तिक को यह आवाज काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी उसने पीछे देखा तो अपने पीछे कियारा को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। कार्तिक ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, कियारा ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं तानिया इसी का तो इंतजार नहीं कर रही थी। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी तानिया ने आगे बढ़कर कियारा को कस कर गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कियारा। मैं जानती हूँ कि मैंने लास्ट मिनट पर तुमसे रिक्वेस्ट की थी, पर फिर भी मेरी बात मानकर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। तानिया की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती थी। इतना कहकर कियारा तानिया के साथ अंदर आ गई और कार्तिक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कियारा को अचानक से यहाँ देखकर एक बार तो कार्तिक के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद कार्तिक को खुद से ही नजर मिलाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। कार्तिक ने कियारा को जब इस तरह इग्नोर करते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो जानता था कि उसकी खुद की गलती है, इसीलिए वो कुछ कह भी नहीं रहा था। जल्दी ही यॉट शुरू हो गई। तानिया अपनी क्लास की लड़कियों को कियारा से मिलवा रही थी और उसे अपने दोस्त कहकर बुला रही थी, पर आसपास की सभी लड़कियों की नजर तो कार्तिक पर थी। इस वक्त यहाँ जितनी भी लड़कियां थीं हर कोई कार्तिक को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। कॉलेज की ये सारी लड़कियां काफी खूबसूरत थी और कार्तिक की अमीरी, उसका ऑरा और पर्सनालिटी देखकर हर कोई उस पर फिदा थी। तानिया मैंने सुना है कि अभी तक तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई है, उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है? हाँ मुझे भी जानना है उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसे हैं, तुम लोग कितने ज्यादा अमीर हो? तानिया कॉलेज में हमेशा लो प्रोफाइल रहती थी, पर आज कॉलेज में सबको पता था कि तानिया का भाई दुनिया की सबसे महंगी यॉट लेकर आया है और अब चाहकर भी तानिया खुद को लो प्रोफाइल नहीं रख सकती थी। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, हाँ मेरे भैया अभी तक सिंगल हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, जितने तुम लोग सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा। तानिया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आसपास की लड़कियां कियारा के सामने कार्तिक के लिए ये सारी बातें करें। हालांकि मन ही मन उसे ये खुशी हो रही थी कि कहीं ना कहीं कियारा जरूर जलन महसूस करेगी। हालांकि कियारा के मन में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो थे। इन सभी क्लासमेट्स की बातें सुनकर कियारा शांत खड़ी थी और यहाँ आने के बाद उसने एक बार भी कार्तिक को देखा तक नहीं था। दूर खड़ा कार्तिक ये सारी बातें सुन रहा था और नोटिस कर रहा था। वो बार बार कियारा को भी देख रहा था, पर कियारा के ऐसे रिएक्शन देखकर उसे मन ही मन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी एक और लड़की ने तानिया से कहा, तानिया क्या तुम अपने भाई से पूछोगी कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है और अमीर भी है, अगर उसने हाँ कर दी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी।
इस लड़की की बात सुनकर कियारा के हाथ अपने गुस्से से बंद गए और उसने थोड़ी तेज आवाज में तानिया से कहा, तानिया मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और इतना कहकर कियारा अपना सामान लेकर वहां से चली गई। दूर खड़े कार्तिक और तानिया दोनों ही अचानक से कियारा का ऐसा रिएक्शन देखकर पहले तो हैरान हो गए, अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। कार्तिक ने बाकी सब लोगों से कहा, आप सब लोग भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम कीजिए, उसके बाद हम लोगों को रिसर्च भी करनी है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया के सभी क्लासमेट इस आलीशान यॉट पर बने अपने केबिन में चले गए। जैसे ही ये सब लोग अपने कमरे में आ गए तो इन सब की आंखें हैरानी से फैल गई। ये सभी कमरे किसी छोटे 5 स्टार होटल की तरह लग रहे थे, जहां सारी सुविधाएं थी। यहाँ छोटा फ्रिज था, अटैच बाथरूम था और सॉफ्ट मलमल जैसा बेड था। यहाँ जितने भी बच्चे आए थे वो सब मिडिल क्लास बच्चे थे, पर उन्होंने आज तक इतनी लग्जरी यॉट कभी देखी नहीं थी। इसलिए पहले कार्तिक की आलिशान यॉट देखकर उसके बाद अपने अपने आलिशान कमरे देखकर हर किसी की आंखें खुली रह गई थी। हर कोई इस वक्त इमोशनल था और एक्साइटेड भी। यहाँ पर आई हुई सारी लड़कियां जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ गई और अपनी फोटो खिंचवाने लगी। कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे थे और पूरी यॉट का माहौल एकदम लाइवली हो गया था। कॉलेज की कुछ लड़कियां आपस में बात भी कर रही थी। मैं ना जानबूझकर शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई हूँ ताकि कार्तिक की नजर मुझ पर पड़ जाए और वो मुझे देखते ही फ्लैट हो जाए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हो? यहाँ और भी खूबसूरत लड़कियां हैं और कार्तिक उन्हें भी देखेगा, जैसे कि मैं। तुम लोग लड़ती रहो, मैं तानिया को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी। उसके बाद तानिया अपने भाई को खुद मुझसे शादी करने के लिए मना लेगी। आसपास खड़ी लड़कियों की बातें दूर खड़ा हुआ कार्तिक सुन रहा था। बाकी लड़के भी जो तानिया के क्लासमेट थे उन्हें मन ही मन जलन महसूस हो रही थी कि कॉलेज की कोई भी लड़की उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी और सब कार्तिक को इंप्रेस करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इन सब की बातें सुनकर मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं कियारा उसे माफ करेगी भी या नहीं, वो उससे शादी करने के लिए हाँ कहेगी भी या नहीं। दूर खड़े प्रोफेसर भारद्वाज को देखकर कार्तिक ने तुरंत उनसे हाथ मिलाया और उसे ग्रीटिंग दी। वैसे तो प्रोफेसर भारद्वाज बहुत ज्यादा सिंसियर और थोड़े से एटीट्यूड वाले इंसान थे। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की वजह से उनमें एक अलग ही तरह का गर्व रहता था और उन्हें लगता था कि कोई भी उनसे कम पढ़ा हुआ इंसान उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। और प्रोफेसर भारद्वाज मुश्किल से ही कुछ लोगों से बातें करते थे, पर उन्हें पता था कि कार्तिक के सामने उनका ये घमंड चलेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर थोड़ा नॉर्मल होकर कार्तिक से बातें करते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कार्तिक, थैंक यू सो मच लास्ट मिनट पर हमारी मदद करने के लिए। यूनिवर्सिटी हमेशा आपके योगदान को ध्यान रखेगी। मिस्टर भारद्वाज अभी भी बहुत सिंसियरिटी से बात कर रहे थे और उनकी शुद्ध हिंदी देखकर कार्तिक मन ही मन थोड़ा सा उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज की दुनिया में कौन इस तरह की शुद्ध हिंदी में बातें कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर भारद्वाज सोच रहे थे कि उन्हें हर हाल में कार्तिक जैसे अमीर आदमी से अपना रिश्ता अच्छा बनाना होगा ताकि आगे चलकर अपने इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कार्तिक से हेल्प मिल सके और अपनी वो रिसर्च पूरी कर सके। तानिया अपने सभी क्लासमेट्स के साथ साउथ ओशन सी को एक्सप्लोर करने जा रही थी, जहां ये लोग शिप पर ही 1 हफ्ते तक रुकने वाले थे। सभी लोग अपने अपने जरूरी सामान और रिसर्च के सामान लेकर साथ आ गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ आया हुआ हर एक स्टूडेंट चाहता था कि ये ट्रिप उसके करियर की बूस्टिंग ट्रिप बन जाए और हर कोई मेहनत करने को तैयार था। तानिया ज्यादा से ज्यादा वक्त कियारा के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि यहाँ कियारा को लेकर आने में उसे बहुत मेहनत लगी थी। उसने दोस्ती, बड़ी बहन और न जाने क्या क्या कस्में देकर कियारा को यहाँ बुलाया था ताकि एक आखिरी बार कोशिश कर सके वो कार्तिक और कियारा को मिलाने की। इसलिए उसने जिद करके कार्तिक के बगल वाला कमरा ही कियारा को दे दिया था। कियारा भी जल्दी ही बाहर आ गई और इधर उधर तानिया को ढूंढने लगी, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई और था भी नहीं। जब उसने देखा कि तानिया इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है तो वो तुरंत तानिया के पास आ गई। हालांकि कार्तिक जिसका ध्यान नहीं था वो भी ढूंढते हुए तानिया को उसी केबिन में चला गया था। और जब कार्तिक और कियारा ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही आंखें बड़ी करके हैरानी से काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक और कियारा की जोड़ी फिर से बन पाएगी? क्या तानिया ढूंढ पाएगी अपने ब्रदर की दुल्हन? तानिया ने जब देखा कि किस्मत से कार्तिक और कियारा दोनों ही उसके पास आए हैं तो उसने खुश होते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसे इन दोनों की लड़ाई के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और वो उन दोनों से बोली, वाह क्या टाइमिंग है, चलिए हम लोग कुछ देर आराम कर लेते हैं। वैसे भी मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत बोर हो रही हूँ। तानिया की बात सुनकर कियारा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं मुझे एक्चुअली थोड़ी देर आराम करना था, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही कियारा जाने लगी तो पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा को लगा कि शायद तानिया ने उसका हाथ पकड़ा है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हाथ किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिक ने पकड़ा था। ये देखकर एक बार के लिए तो कियारा थोड़ा हैरान हो गई, पर अगले ही पल उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो कार्तिक, हाथ छोड़ो मेरा। तानिया ने जब देखा कि उसका भाई और उसकी होने वाली भाभी आपस में बातें करना चाहते हैं तो वो तुरंत केबिन से बाहर आ गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कियारा ने जब देखा कि दरवाजा बाहर से बंद हो गया है तो उसने बार बार दरवाजा खटखटाया और तानिया को दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर तानिया दरवाजा खोलना ही नहीं चाहती थी। उसने बातों को अनसुना करके आगे बढ़ना सही समझा। थक हार कर कियारा वहीं पर बैठ गई और घूर कर कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने जब उसे इस तरह घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आज ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं क्या? कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, गलतफहमी में जीना बंद करो। जिन लड़कियों को तुम पसंद आते हो ना वो तुम्हें नहीं तुम्हारे पैसों को पसंद करती है, कोई हैंडसम वैंडसम नहीं हो तुम। कार्तिक ने जैसे ही कियारा की बात सुनी तो उसने कियारा को छेड़ते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें भी मैं इसलिए पसंद था क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे थे? कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने गुस्सा करते हुए कहा, शायद तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो मिस्टर कार्तिक मित्तल, मैंने तुम्हें तब पसंद किया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। कियारा की ये बातें सुनकर कार्तिक को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
और जिस तरह से कियारा इस वक्त बात कर रही थी उसे देखकर लग रहा था कि सच में वो इस बात से काफी नाराज है। सच ही तो है ये बात। कियारा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कार्तिक के पास कितना पैसा है और कितना नहीं। उसने तो हमेशा बस कार्तिक को प्यार किया था, तब भी जब कार्तिक ने सिया को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था, और तब भी जब वो महीनों तक कियारा से बात नहीं करता था। कियारा ने तो कभी किसी बात पर उससे शिकायत ही नहीं की थी। उसे हमेशा उसकी जिंदगी उसके तरीके से जीने दी, और कार्तिक कभी भी समझ ही नहीं पाया कि कियारा अपनी जिंदगी जी ही नहीं रही है। उसने तो अपनी पूरी दुनिया कार्तिक को ही मान रखा है। बस कार्तिक ने कभी इस बात की कदर नहीं की। कियारा अपनी बात कहकर वहां से जा ही रही थी कि तभी कार्तिक ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत सीरियस होते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि मैं पहले वाला तुम्हारा वो कार्तिक नहीं रहा जिससे तुमने प्यार किया था, पर वक्त और जिम्मेदारियां बहुत कुछ बदल देती हैं। जब तुमसे मिला था तब जिम्मेदारी नहीं थी, ना ही पैसे थे, पर अब दोनों है। और सच कहूं तो तुमसे प्यार का एहसास भी है। कल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें प्रपोज करके तुमसे शादी कर सकूं, पर तुम्हारी बात सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। इतना कहते कहते कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सालों में कियारा ने पहली बार कार्तिक की आंखों में आंसू देखे थे, और ये बात उसे दिल तक लग गई थी। चाहे वो कितनी कठोर क्यों ना हो जाए, कितनी भी नाराज क्यों ना हो जाए, पर अपने कार्तिक को कभी रोते हुए नहीं देख सकती थी, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। कियारा ने खुद को संभाला और कार्तिक की आंखों से आंसू पोंछते हुए थोड़ा सीरियस होकर बोली, मैं जानती हूँ कार्तिक, चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं। तुम हो ही इतने अच्छे कि हर कोई तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें पाना चाहता है, चाहे फिर वो सिया हो, रिद्धिमा हो, या फिर तानिया के क्लासमेट्स। पर मैटर करता है कि तुम किसे पसंद करते हो। और शायद कियारा अपनी बात आगे पूरी कर पाती उससे पहले ही कार्तिक ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, और मेरे लिए मैटर करता है कि मैं जिसे चाहता हूं वो मुझसे इस तरह दूर ना हो। मैं तुम्हें चाहता हूं, हमेशा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अपनी हर गलती, हर बेवकूफी के लिए तुमसे पिटने को तैयार हूं, डांट खाने को तैयार हूं, चाहे तो कोई भी सजा दे दो मुझे, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। और इतना कहकर अगले ही पल कार्तिक इस केबिन में अपने घुटनों के बल बैठकर कियारा को प्रपोज करते हुए बोला, भले ही दुनिया की नजर में मैं दी कार्तिक मित्तल हूं, पर मैं जानता हूं कि मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम इस बेवकूफ से शादी करोगी कियारा? कियारा ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक अचानक से उसे ऐसे प्रपोज कर देगा। उसने तो यह भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसकी मुलाकात कार्तिक से होगी, क्योंकि तानिया ने उसे नहीं बताया था कि कार्तिक भी यहाँ आ रहा है। कार्तिक को यहाँ देखकर पहले ही कियारा थोड़ी हैरान थी, और अब अचानक से इतनी इमोशनल बातें करने के बाद कार्तिक का यूं प्रपोज कर देना कियारा के दिमाग को पूरी तरह से ब्लास्ट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। कहीं कार्तिक ने जानबूझकर तानिया को कहकर उसे यहाँ बुलाया तो नहीं था? नहीं, तानिया ने कहा था कि वो दोस्ती की वजह से उसे यहाँ बुलाना चाहती है। कार्तिक का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, पर यूं अचानक से इन दोनों को अकेले में केबिन में बंद कर जाना और उन्हें इस तरह बातें करने का मौका देना जरूर तानिया की प्लानिंग का ही हिस्सा है। अब तक ये बात कियारा और कार्तिक दोनों को समझ में आ चुकी थी। कार्तिक खुश था कि उसकी बहन छोटी होकर भी उसकी मदद कर रही है, तो वहीं कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो जाए या नाराज हो जाए। जिस वक्त का वो इतने टाइम से इंतजार कर रही थी, फाइनली वो टाइम आ गया था। फाइनली कार्तिक ने उसे प्रपोज किया था और कार्तिक उससे शादी करना चाहता था। अब ये सब कुछ सपना था या हकीकत, ये बात कियारा समझ नहीं पा रही थी। कियारा अपनी ही सोच में खोई हुई थी। तभी एक बार फिर से कार्तिक की आवाज आई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी कियारा शर्मा? एक बार फिर से वही बात सुनकर कियारा को पक्का हो गया था कि कार्तिक सच में उसे प्रपोज कर रहा है, पर फिलहाल उसका मन और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। मन कह रहा था कि अभी कार्तिक को हाँ कर दे, पर दिमाग कह रहा था कि कहीं फिर से कार्तिक उसे भूल ना जाए। यही सब सोचकर कियारा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और मिस्टर भारद्वाज कार्तिक को पुकारते हुए अंदर आ गए। मिस्टर मित्तल, प्रोफेसर आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही कार्तिक और कियारा ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और कार्तिक ठीक से अपनी जगह पर बैठ गया। प्रोफेसर को देखकर कियारा ने बातें बनाते हुए कहा, थैंक यू प्रोफेसर, आप टाइम पर आ गए। पता नहीं कौन हमें अंदर केबिन में बंद कर गया था। और इतना कहकर कियारा बिना कार्तिक की तरफ देखे वहां से चली गई। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक मन ही मन आग बबूला हो रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी इस प्रोफेसर का सिर फोड़ दे, क्योंकि उसने कार्तिक के इतने स्पेशल मोमेंट को खराब कर दिया था। कियारा उसकी बातों से पूरी तरह इंप्रेस हो गई थी, हाँ कहनी ही वाली थी कि तभी ये प्रोफेसर यहाँ आ गया, उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। प्रोफेसर को थोड़ा अजीब लगा, उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला और कार्तिक से परमिशन लेकर इस ट्रिप के बारे में आगे डिस्कस करने लगा। कार्तिक का दिमाग तो अभी भी इसी बात में लगा हुआ था कि कियारा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। कुछ देर तक कार्तिक से बात करके प्रोफेसर भारद्वाज वहां से बाहर चले गए और कार्तिक अभी भी कॉकपिट में ही बैठा रहा। उसे बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक तरफ तानिया की क्लासमेट लड़कियां बार बार उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कियारा उससे नाराज थी और इसीलिए कार्तिक कियारा से मिलना नहीं चाहता था। कुछ देर के बाद तानिया कॉकपिट में कार्तिक के पास कोक की एक बॉटल लेकर आई और उसकी एक सिप लेते हुए बोली, भैया अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी लोग तो बाहर हैं। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये प्रोफेसर भारद्वाज कुछ ठीक नहीं लगते। पता नहीं हर वक्त मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है भैया, प्रोफेसर भारद्वाज नॉर्मल इंसान है, उनकी शादी हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हैं, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तो प्रोफेसर भारद्वाज हर वक्त मेरे आसपास क्यों घूमते रहते और उनकी आंखों में मुझे कुछ अजीब नजर आता है, जैसे वो कुछ प्लॉटिंग टाइप कर रहे हो। कार्तिक की बात सुनकर तानिया कुछ देर सोचने लगी और उसके बाद अचानक से अपनी कोक को एक तरफ रखते हुए बोली, भैया आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं,
कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि प्रोफेसर भारद्वाज आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि उन्हें अपनी रिसर्च के लिए स्पॉन्सर चाहिए हो और इसके लिए वो आपके साथ इतने फैमिलियर बन रहे हो, क्योंकि प्रोफेसर भारद्वाज को अपनी रिसर्च का गोल पूरा करना है और अपना गोल पूरा करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही कार्तिक ने तान्या की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया और हैरान होते हुए बोला, इसका मतलब इसी वजह से प्रोफेसर बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहा है। पर अगर उन्हें स्पॉन्सर चाहिए तो वो डायरेक्टली मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बिना वजह मैंने कितना गलत सोच लिया उनके बारे में। कार्तिक की बात सुनकर तान्या ने हैरान होते हुए कहा, भाई हाँ, क्या आप सच में प्रोफेसर को पैसे देने वाले हैं? तान्या को इतना हैरान देखकर कार्तिक ने उससे कहा, हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा स्पॉन्सरशिप में लगा भी दूंगा तो आगे चलकर तुम्हें हेल्प मिलेगी। लगभग एक दिन ऐसे ही बीत गया। सुबह से शाम हो गई, पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया और कार्तिक की सुपर यॉट अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। डिनर का टाइम हो गया था। तान्या के सभी क्लासमेट और प्रोफेसर भारद्वाज डिनर करने के लिए जब कार्तिक की यॉट पर बने रेस्टोरेंट के अंदर इकट्ठा हुए तो हर कोई हैरान रह गया। ये भाई लग्जरी रेस्टोरेंट था जहां एक से बढ़कर एक लग्जरी डिशेज रखी हुई थी। इन्हें देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। हर कोई इस वक्त अपना टेस्टी और लग्जरी डिनर देखकर हैरान था और कार्तिक की नजर अभी भी कियारा को ढूंढ रही थी। दूर दूर तक कियारा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दोपहर में लंच करने भी कियारा आई नहीं थी। उसने अपना लंच अपने कमरे में मंगवा लिया था। तब कार्तिक को लग रहा था कि शायद कियारा उसका सामना नहीं करना चाहती है, या सुबह वाली बात से शायद वो अभी भी थोड़ा हैरान है। पर जब पूरे दिन कियारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो कार्तिक को थोड़ी टेंशन होना शुरू हुई। उसने जानबूझकर कियारा का फेवरेट डिनर बनवाया था, पर यहाँ पर तो कियारा आई ही नहीं थी। ये सब कुछ देखकर कार्तिक के चेहरे की सारी मुस्कुराहट खत्म हो गई और अब उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। क्या कियारा करेगी कार्तिक को माफ और एक बार फिर से अपने कॉलेज के प्यार को अपनाएगी? कियारा को वहां न देखकर कार्तिक पूरी तरह से उदास हो गया था। अब उसका खुद का मन भी डिनर करने का नहीं रहा और वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अपनी बहन पर पड़ी, जो हंसते खिलखिलाते हुए कियारा के साथ रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रही थी। उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर कार्तिक बहुत खुश हो गया और बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर उन दोनों के लिए जगह बनाने लगा। कार्तिक ने कियारा के लिए अपने बगल वाली सीट बुक की थी ताकि कार्तिक कियारा को स्पेशल फील करवा सके। हालांकि दूर से आ रही कियारा ने कार्तिक को ऐसा करते हुए देख लिया था और वो कार्तिक के बगल वाली सीट पर ना बैठकर एक मेल स्टूडेंट की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और ये देखकर कार्तिक अंदर ही अंदर बहुत जलन महसूस कर रहा था। वहीं जब मेल स्टूडेंट नकुल ने कियारा जैसी ब्यूटी को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो लगातार कियारा को ही देखने लगा। कियारा भी पता नहीं क्या सोचकर नकुल को एंटरटेन किए जा रही थी और बार बार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बगल में बैठा कार्तिक की सारी हरकतें देखकर मन ही मन जल भुन रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी नकुल को उठाए और समुद्र में पानी के अंदर फेंक दे। हालांकि कार्तिक ऐसा कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए उसे मन मारकर अपना खाना खाना पड़ा। खाना खाने के बाद कार्तिक ने किसी को भी बोर नहीं होने दिया और यॉट में बने हुए एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज को ओपन कर दिया, जहां अच्छा खासा थिएटर बना हुआ था। स्टूडेंट्स मूवी देख सकते थे, वीडियो गेम खेल सकते थे, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल रूम भी यहाँ बने हुए थे। अपनी पसंद का खाना खाने के बाद सभी बच्चे अपनी मनपसंद एक्टिविटी करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो फील्ड एक्सपीरियंस के लिए नहीं बल्कि वैकेशन बनाने के लिए आए हैं। कार्तिक मौका देखकर कियारा से बात करना चाहता था। कियारा इस वक्त शिप के सबसे टॉप फ्लोर पर खड़ी होकर वाइन पी रही थी। ठंडी हवाएं उसके शरीर को छूकर जा रही थी और इन हवाओं में उसका खिलखिलाता चेहरा, उड़ते हुए बाल उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। कियारा को अकेला देखकर कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगा। हालांकि कार्तिक ने 2-3 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसकी नजर नकुल पर गई, जो दूसरी तरफ से जल्दी जल्दी चलकर कियारा के पास ही जा रहा था। नकुल जल्दी से कियारा के पास गया और हंसकर उससे बातें करने लगा। दूर खड़ा कार्तिक जब ये नजारा देख रहा था तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक पहली बार अपनी सौतन से मिल रहा हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी कियारा को किसी दूसरे लड़के को इतना एंटरटेन करते हुए नहीं देखा था। उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलकर नकुल के पास गया और थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाकी साथी नीचे, तुम्हें भी इस वक्त नीचे होना चाहिए। कार्तिक को इस वक्त गुस्से से बातें करते हुए देखकर नकुल और कियारा दोनों ही एक बार के लिए तो डर गए, क्योंकि कार्तिक ने पीछे जाकर एकदम तेज गुस्से से बोला था। हालांकि अगले ही पल नकुल ने खुद को रिलैक्स कर लिया और हंसकर कार्तिक से कहा, हाँ होना तो नीचे ही चाहिए था, पर कियारा ने मुझे कहा था कि वो डिनर के बाद मेरी कंपनी एंजॉय करना चाहती, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया। जैसे ही कार्तिक ने नकुल की बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए नकुल की तरफ घूर कर कहा, नीचे जाओ राइट नाउ। कार्तिक को इतना गुस्से में देखकर नकुल तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया और पीछे रह गई कियारा। अब कार्तिक को घूर घूर कर देख रही थी। कार्तिक ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कॉलेज स्टूडेंट को इतना भाव देने की? कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने हाथ में पकड़ी हुई रेड वाइन की एक सिप ली और थोड़े एटीट्यूड के साथ बोली, क्यों, सिर्फ तुमने ही ठेका ले रखा है क्या दूसरी लड़कियों को एंटरटेन करने का और उनके साथ रातें गुजारने का? कार्तिक ने जैसे ही कियारा का जवाब सुना तो वो एकदम दंग रह गया। शायद पिछले 5 सालों में आज पहली बार कियारा ने उससे इस तरह से बात की थी। कार्तिक के पास कुछ भी बोलने के लिए था नहीं। वो तुरंत वहां से नीचे चला गया और कियारा आराम से वहीं खड़े होकर उस गहरे समुद्र को शांति से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर कहीं शांति ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बीती थी कि नीचे से सभी बच्चे एक्साइटेड होकर आवाज करने लगे। उन लोगों की आवाज सुनकर कार्तिक और कियारा भी उनके पास चले गए। ये सारे बच्चे इस वक्त कार्तिक की यॉट में रखी हुई मिनी सबमरीन को देखकर एक्साइटेड हो रहे थे। इस सबमरीन में एक बार में 4 लोग चढ़ सकते थे और ये सबमरीन पानी में 100 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। इस वक्त तान्या के साथ साथ बाकी सभी बच्चे सबमरीन को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। किसी को भी अब वीडियो गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हर कोई समुद्र के अंदर जाकर रात में समुद्र का नजारा देखना चाहता था। कार्तिक जानता था कि सभी एडल्ट हैं, पर यहाँ पर सी एक्सपेरिमेंट करने ही तो आए हैं, तो ऐसे में इन्हें रोकना ठीक नहीं होगा। उसने तुरंत तान्या को इस सबमरीन का पायलट बनाया और बाकी 3 लोगों को उसके साथ पानी के अंदर जाने दिया।
सभी लोग अलग अलग बैच में पानी के अंदर जा रहे थे और इस वक्त समुद्र के अंदर का नजारा बेहद खूबसूरत था। इस शांत पानी के अंदर न जाने कितनी ही सारी खूबसूरत मछलियां थी। वो तैरती हुई इधर से उधर जा रही थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थर और रीफ वहां पर बनी हुई थी। सबमरीन की लाइट में समुद्र की गहराई और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब कुछ किसी फेरी टेल की तरह लग रहा था। तानिया जब से कार्तिक के साथ उसके आइलैंड पर आई थी तब से कार्तिक ने उसे ज्यादातर चीजों में माहिर कर दिया था। तानिया को अच्छे से पता था कि सबमरीन को कैसे ड्राइव किया जाता है और इसीलिए कार्तिक ने उसे पानी में जाने दिया। अगर कार्तिक की बात की जाए तो कार्तिक को मैगी ने काफी टाइम तक डाइविंग की ट्रेनिंग दी थी और कार्तिक आज देखना चाहता था कि उसकी अपनी क्या लिमिट है और क्या वो समुद्र के तल में जा सकता है। कार्तिक आज खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता था। वो बिना किसी डाइविंग इक्विपमेंट के पानी की गहराई के अंदर 50 मीटर तक जा चुका था और आज वो इससे भी आगे जाना चाहता था। तानिया के समुद्र में जाते ही कार्तिक भी बिना किसी इक्विपमेंट के पानी में कूद गया और गहराई की तरफ डाइव करने लगा। उसे इस तरह बिना इक्विपमेंट के पानी के अंदर जाते हुए देखकर सबमरीन में बैठी हुई कुछ लड़कियां हैरान होते हुए बोली, तानिया तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? और उसने तो कोई ऑक्सीजन मास्क या फिर डाइविंग इक्विपमेंट भी नहीं पहना है। ऐसे तो तुम्हारे भाई की जान खतरे में पड़ सकती है। इन लोगों की बातें सुनकर तानिया ने रिलैक्स होते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, भैया को बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले भी इस तरह की डाइविंग की है। सबको पता था कि 20 मीटर की गहराई में जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में कार्तिक तो 50 मीटर गहराई में जा चुका था। ये अपने आप में वाकई रिकॉर्ड बनाने वाली बात थी। बीच बीच में तानिया को कार्तिक की फिक्र भी हो रही थी, इसलिए वो सबमरीन की लाइट को बार बार झपकाकर कार्तिक से उसकी कंडीशन पूछ रही थी। कार्तिक ये इशारा समझ रहा था, इसीलिए उसने इशारे से खुद के बेहतर होने के बारे में बताया और इशारा किया कि वो 10 मीटर और गहराई में जाना चाहता है। तानिया ने वापस लाइट झपकाकर कार्तिक को ऑल द बेस्ट कहा और उसके पीछे पीछे जाने लगी। लगभग 60 मीटर तक नीचे जाने के बाद कार्तिक को लगने लगा कि वो और ज्यादा पानी की गहराई में नहीं जा सकता है। शायद यही कार्तिक की बॉडी की लिमिट थी। अगर वो इससे ज्यादा नीचे गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। कार्तिक धीरे धीरे वापस ऊपर आने लगा और तानिया उसके पीछे पीछे उसका ख्याल रखने के लिए ऊपर आ रही थी। कार्तिक भी बिना किसी इक्विपमेंट के गया था। ये बात जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। कार्तिक पानी के ऊपर कुछ मीटर आया ही था कि तभी एक काला साया सबमरीन के पीछे आने लगा। कार्तिक तो ये नहीं देख पाया, पर सबमरीन के अंदर बैठी एक लड़की की नजर उस पर चली गई। उसने घबराते हुए कहा, तानिया शायद मैंने अभी कुछ देखा है। रात के वक्त में समुद्र की गहराई में जाना जान को खतरे में डालने के जैसा था। बाकी लड़कियों को कुछ नजर नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने इसे वहम बताकर मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों को गहरे पानी से डर लगता है और इसीलिए वो लोग पानी में जाते ही अलग अलग इमेजिनेशन करने लग जाते हैं और कुछ लोगों को तो इल्यूजन भी होने लगता है। बाकी लड़कियों को लगा कि शायद उनकी साथी को कोई इल्यूजन हुआ है, इसीलिए उन्होंने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। कार्तिक डाइविंग करते हुए पानी की सतह से अब सिर्फ 10 मीटर की गहराई पर रह गया था और अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी नर्वस था और उसे लग रहा था कि खुद को चैलेंज करके उसने गलती कर दी। अगर थोड़ी देर और वो इस तरह पानी में रहा तो उसके फेफड़े फूल जाएंगे और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। कार्तिक 10 मीटर की गहराई पर आकर रिलैक्स हो ही रहा था कि तभी एक ब्लैक शैडो अचानक से उसके सामने आ गई और सबमरीन के अंदर बैठी हुई लड़कियां और तानिया डर के मारे चिल्लाते हुए बोली, मैं सही कह रही थी, ये वही ब्लैक शैडो है, भैया भागो यहाँ से, ये तो बहुत बड़ी शार्क है। इस बार सबमरीन में बैठी हुई लड़कियों ने शार्क को देख लिया था और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि शार्क ऑलमोस्ट कार्तिक को खाने ही वाली थी। शार्क काफी स्पीड से कार्तिक की तरफ बढ़ रही थी और उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला हुआ था, जैसे वो एक ही बार में कार्तिक को निगल जाएगी। सबमरीन के अंदर बैठी हुई तानिया के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो हेल्पलेस होकर शार्क को कार्तिक के पास जाते हुए से देख रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। वैसे तो सबमरीन में मैकेनिकल टूल्स होते हैं, पर उन्हें किसी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर तानिया मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल करती भी है तो भी इस टूल को स्टार्ट करने में और शार्क तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और इतना वक्त तानिया के पास तो नहीं था। कार्तिक जो अभी अभी पानी के अंदर खुद को रिलैक्स कर रहा था, उसे अचानक से किसी खतरे का एहसास हुआ। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी पीठ पर बंधे हुए एक डैगर को निकाला और अगले ही पल उसने सामने से आ रही चीज के अंदर घुसा दिया और अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ बहुत सारा खून पानी की सतह पर फैल गया। ये खून कार्तिक का नहीं बल्कि शार्क का था। शार्क मरी भी नहीं थी पर घायल हो गई थी और घायल होने की वजह से उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और वो और ज्यादा बेकाबू हो गई। इधर उधर उछलते कूदते उसने एक बार फिर से कार्तिक पर अटैक करना चाहा। इस बार कार्तिक के पास खुद को बचाने के लिए कोई हथियार भी नहीं था, इसीलिए डर के मारे अपनी आंखें बंद करके वो खुद पर हमला होने का इंतजार करने लगा। हालांकि कुछ ही दूरी पर सबमरीन में बैठी हुई तानिया के पास एक्शन लेने का पूरा टाइम था, इसीलिए उसने तेज स्पीड में शार्क की तरफ अपनी सबमरीन को घुमाया और अगले ही पल एक तेज आवाज पानी में गूंज गई। हालांकि शार्क टाइम रहते ही पानी के अंदर चली गई और सबमरीन से टकराने से बच गई। पानी के अंदर जो सबमरीन थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी और इतनी मोटी और बड़ी शार्क से टकराने के बाद शार्क का तो कुछ नहीं हुआ, पर सबमरीन थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी। शार्क ने वक्त का फायदा उठाया और एक बार फिर से कार्तिक पर अटैक करने लगी। शार्क को एक बार फिर से कार्तिक पर अटैक करते हुए देखकर तानिया और बाकी सब लोग बुरी तरह से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या नहीं। इतनी बड़ी मछली उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और उसके इतने बड़े बड़े दांत और मुंह देखकर और भी ज्यादा डर लग रहा था। कैसे बचाएगा कार्तिक खुद को? क्या कर पाएगी तानिया कार्तिक की मदद? इस शार्क से भिड़ने की वजह से सबमरीन अनबैलेंस हो गई थी। तानिया ने बहुत कोशिश की सबमरीन को बैलेंस करने की, पर समुद्र के अंदर शार्क सबमरीन पर भारी पड़ रही थी और वहीं इन सब से बेखबर शिप में बैठी हुई कियारा को एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पता नहीं क्यों पर उसका दिल बेचैन हो रहा था और रह रहकर उसे तानिया और कार्तिक दोनों की चिंता हो रही थी। अचानक ही सोचते सोचते घबराहट के मारे कियारा के माथे पर पसीना आने लगा और वो कमजोर पड़ने लगी। कार्तिक से एक बार भिड़ने के बाद शार्क ने दोबारा तेजी से उस पर अटैक किया
अगर कोई आम इंसान होता तो शायद अभी तक डर जाता, पर कार्तिक काफी टाइम से डाइविंग कर रहा था। उसे इन सब चीजों का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए बिना घबराए कार्तिक इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। शार्क अपना बड़ा सा मुंह खोले कार्तिक को अपने मुंह में निगलने को तैयार ही थी कि तभी कार्तिक ने अपनी पोजीशन बदली और तैरते हुए पानी में ऊपर नीचे होने लगा। कार्तिक जानता था कि छोटा मोटा अटैक इतनी बड़ी शार्क को मार नहीं सकता है, इसीलिए उसने शार्क की आंखों की तरफ अटैक करने के बारे में सोचा। सबमरीन में बैठी तानिया को दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस इतना पता था कि शार्क ने कार्तिक के हाथ पर काटा है और कार्तिक बाल बाल बचा है। तानिया को लग रहा था कि कार्तिक बहुत ज्यादा दर्द में होगा, इसीलिए वो सबमरीन के अंदर ही बैठी रही। भैया भैया कहकर चिल्लाने भी लगी। तानिया के साथ साथ इस वक्त जो बाकी लड़कियां थी वो उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी और उसे बार बार कह रही थी कि वो लोग वापस शिप में चले जाएं और बाकी लोगों से मदद ले लें। वैसे तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी, पर कुछ ना करने से अच्छा था कि कुछ कर लिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने थोड़ी उम्मीद के साथ एक बार फिर से डैगर को शार्क की आंखों में घुसा दिया। कार्तिक जानता था कि इससे शार्क का कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी खुद को बचाने के लिए कार्तिक इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। इस बार शार्क बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और इस वजह से वो और ज्यादा गुस्से से भर गई थी। उसने कार्तिक पर अटैक करने की कोशिश भी की, हालांकि कार्तिक ने तुरंत उस शार्क के गिल्स को पकड़ लिया। दूसरी तरफ शिप पर आकर तानिया ने रोते हुए कहा, जल्दी से मेरे भैया को बचाइए, उन पर शार्क ने अटैक कर दिया है। जैसे ही बाकी खड़े हुए लोगों ने तानिया की बात सुनी तो हर कोई एकदम दंग रह गया। इस वक्त जो इंसान मुसीबत में था वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक मित्तल था, और इस पूरी फील्ड ट्रेनिंग का स्पॉन्सर भी। अगर उसे कुछ होता है तो बाकी सब लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती थी। जल्दी जल्दी हर कोई आपस में डिस्कस करने लगा। कोई भी यहाँ पर वेपन या इक्विपमेंट लेकर नहीं आया था और कार्तिक किसी भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर नहीं आया था, क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ आने वाले स्कूल स्टूडेंट्स नॉर्मल तरीके से अपनी ट्रिप पूरी करें। प्रोफेसर भारद्वाज को भी इस मुसीबत से निकलने का कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। रिसर्च करना अलग बात थी और इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना अलग बात। आज से पहले प्रोफेसर ने कभी भी इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की थी। तानिया ने जब देखा कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है और हर कोई दंग और हैरान है, तो उसने बिना किसी की मदद लिए तुरंत कॉकपिट में जाने का डिसीजन लिया। कियारा भी अभी तक नीचे आ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पूरी बात जानने के बाद कियारा की हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तुरंत तानिया के पीछे पीछे कॉकपिट की तरफ भागी और बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। तानिया ने बिना वक्त गवाए शिप को स्टार्ट किया और समुद्र में उस तरफ ले गई जहां कार्तिक डाइविंग कर रहा था। तानिया को पता था कि शार्क के अटैक की वजह से कार्तिक को चोट लगी है और वो अभी भी उसी जगह पर नहीं होगा जहां पहले था, पर तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को कहां और कैसे ढूंढे। दूर दूर तक जब कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दिया तो तानिया और कियारा दोनों का दिल घबराने लगा। तानिया ने डरते हुए कहा, भैया प्लीज खुद को संभाल लो, कहां हो आप? कार्तिक आई एम सो सॉरी, प्लीज वापस आ जाओ कार्तिक, मैं तुमसे बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगी। कियारा ने रोते हुए कहा। काफी देर बाद तक भी कार्तिक कहीं भी उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे तानिया और कियारा दोनों के दिल की धड़कनें बैठी जा रही थी। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक गया तो कहां गया। क्या कहीं सच में शार्क ने कार्तिक के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? शिप पर प्रोफेसर भारद्वाज की हालत खराब हो रही थी। वो यही सोच रहे थे कि वापस जाकर वो कॉलेज और बाकी लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या बताएंगे कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है। आसपास जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब काफी ज्यादा घबरा गए थे। जो लड़कियां सबमरीन में बैठकर पानी में गई थी उन्होंने तो खुद शार्क को कार्तिक को घायल करते हुए देखा था। ये नजारा बार बार उन सब की आंखों के सामने घूम रहा था, जिस वजह से कुछ फीमेल स्टूडेंट्स रोने लगी थी। हर कोई समुद्र में देखकर कार्तिक की डेथ के लिए शोक मना रहा था। तभी नकुल जो चश्मा लगाकर दूर समुद्र में देख रहा था, उसने हैरानी से 3 बार समुद्र में देखा। दूर से रात के वक्त नकुल को कोई परछाई दिखाई दे रही थी। नकुल ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, सब लोग वहां देखो, वहां पर कोई है। जैसे ही नकुल ने चिल्लाया तो सब लोग उसी की डायरेक्शन में देखने लगे। सबको उम्मीद थी कि शायद कार्तिक जिंदा हो और वापस आ रहा हो, हालांकि ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 2% है। तानिया और कियारा ने भी बाकी स्टूडेंट्स की बातें सुन ली थी और आसपास आवाज होती हुई देखकर वो दोनों भी भागकर बाहर आ गई। वाकई कुछ दूरी पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। सब लोग शिप पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। तभी एक स्टूडेंट ने उन सबसे कहा, ज्यादा उम्मीद मत लगाओ दोस्तों, हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग करते हुए पानी के ऊपर आ गया हो। इस लड़के की बात सुनकर तानिया और कियारा को जो अभी तक उम्मीद बंधी थी वो एक बार फिर से टूट गई। वो दोनों वापस जाकर कॉकपिट में बैठ गई। तभी कियारा को कोई आइडिया आया। उसने पास में रखा हुआ टेलीस्कोप उठाया और ध्यान से उसे देखने लगी। ये टेलीस्कोप कार्तिक खुद लेकर आया था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में थी। इससे काफी दूर तक का नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। कुछ सेकंड्स के लिए उस परछाई को देखने के बाद कियारा और तानिया दोनों एक्साइटमेंट में उछलने लगे, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। वो परछाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे भैया है, भैया अभी भी जिंदा है, कार्तिक जिंदा है, मेरे कार्तिक को कुछ नहीं हुआ। तानिया और कियारा दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हुए उछल रही थी और वहीं बाकी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी शार्क के मुंह से कार्तिक वापस जिंदा कैसे लौट सकता है। सबको ये भगवान का चमत्कार ही लग रहा था। वहीं इन सब से बेखबर कार्तिक पानी के अंदर 10 मिनट पहले तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। असल में कार्तिक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और शार्क को कंट्रोल करने के लिए खुद को मरा हुआ दिखाया। वैसे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि शार्क खुद कार्तिक के अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और इसीलिए जब उसने देखा कि कार्तिक मर गया है तो वो तुरंत वहां से चली गई। कहीं ना कहीं उस शार्क के लिए उसका रिवेंज पूरा हो गया था। कार्तिक ने सुकून की सांस ली और उसे कहां पता था कि इस शार्क की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा अच्छी है। और उसने कुछ कदम पीछे लेने के बाद एक बार फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया और कार्तिक को निकलने के लिए तैयार हो गई। रात के अंधेरे में समुद्र में चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इस सिचुएशन में कहीं भी देख पाना कार्तिक के लिए मुश्किल हो रहा था। खुशकिस्मती से आज पूर्णिमा की रात थी और इसी वजह से चांद की रोशनी समुद्र में अंदर तक जा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए कार्तिक तब तक सरफेस पर तैरता रहा जब तक शार्क बहुत पीछे नहीं छूट गई।
घायल होने की वजह से दर्द में तड़पने नहीं लगी। कार्तिक ने जो ऑक्सीजन मास्क पहने हुआ था धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। अब अगर कार्तिक सरफेस पर नहीं आता तो पानी में डूबकर ही मर जाता। आज कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे सरफेस के साथ साथ उसने पानी में भी अपने दुश्मन पाल लिए हैं। इन दुश्मनों में आज कार्तिक को अपने खानदान के अंकल दिखाई दे रहे थे, जो किसी भी हाल में उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। घायल होने के बाद भी वो शार्क लगातार कार्तिक के पीछे आ रही थी। कार्तिक और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाकू जैसी छुरी को लिया और शार्क के सिर में डाल दिया। छुरी ज्यादा तेज नहीं थी, पर शार्क पहले ही इतनी देर तैर कर और घायल होकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुकी थी। पर इस बार के अटैक से वो खुद को बचा नहीं पाई और उसने दम तोड़ दिया। फाइनली ये लाइफ और डेथ का बैटल खत्म हो चुका था। घायल कार्तिक सरफेस पर आ चुका था और जल्दी जल्दी अपनी शिप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कार्तिक के दिमाग में आखिर क्या आया। वो फिर से पानी के अंदर गया और उस शार्क को अपने साथ वापस लाने का डिसीजन ले लिया। और इस डिसीजन के पीछे का कारण यह था कि कार्तिक ने आज पहली बार खुद से कोई लड़ाई जीती थी जिसमें उसके सबऑर्डिनेट्स उसके साथ नहीं थे। इस लड़ाई में कार्तिक ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। ऐसे में इस जीत का मजा ही कार्तिक को बहुत एक्साइटेड कर रहा था। वो चाहता था कि जिसे अभी अभी कार्तिक ने हराया है उस शार्क को कार्तिक अपने मैनर में डेकोरेट करके रखे, ताकि जिंदगी भर उसे याद रहे कि उसने इतनी मुश्किल लड़ाई भी लड़ी थी। 1.5 मीटर लंबी शार्क वैसे तो बहुत बड़ी शार्क नहीं थी, पर कार्तिक के लिए यह बड़ी बात थी। अपनी कमर से उस शार्क को बांधकर कार्तिक अपनी यॉट को ढूंढने लगा। तानिया जल्दी ही शिप को ड्राइव करते हुए कार्तिक के पास पहुंच गई। अभी भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो लगातार रो रही थी। आज से पहले उसने कभी भी इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसकी रूह कांप गई थी। कार्तिक के पास पहुंचकर जल्दी से तानिया कॉकपिट से बाहर आ गई। स्विम करते हुए कार्तिक के पास पहुंच गई और उसको गले लगाकर बोली, भाई आप ठीक तो है ना? आपको कुछ नहीं हुआ है ना? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तानिया की बातें सुनकर कार्तिक ने उसे अपने गले से लगा लिया और हंसते हुए बोला, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इस तरह पानी में खुद उतरकर क्यों आई हूँ? मैं आ रहा था ना शिप पर। पता है रात के वक्त पानी कितना ज्यादा ठंडा होता है, अगर बुखार हो गया तो? कार्तिक की डांट सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए तुरंत आपके पास चली आई। वैसे आप ठीक है ना? सच में आपको कुछ नहीं हुआ है ना? तानिया की बातें सुनकर कार्तिक ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अरे मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पहले ऊपर चलो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तुम्हें पता नहीं है पर मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन है। शार्क के मरने के बाद जो स्मेल आ रही थी वो कार्तिक को काफी नॉशियस लग रही थी, इसलिए कार्तिक जल्दी से जल्दी ऊपर आकर शॉवर लेना चाहता था। कुछ बच्चे अभी तक बहुत ज्यादा डर गए थे और केबिन में जाकर छुप गए, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी इतना बड़ा इंसिडेंट देखने के बाद कार्तिक को फेस करने की। कुछ लड़के जो अभी भी हिम्मत दिखा रहे थे वो तुरंत बाहर आए और कार्तिक की मदद करने लगे। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि कार्तिक के पीछे इतनी बड़ी शार्क है तो एक बार के लिए वो सब घबरा गए, पर फिर भी कार्तिक की मदद करने लगे। क्या कार्तिक की मुसीबत यहीं खत्म हो गई है या फिर इस ट्रिप पर अभी और भी बहुत कुछ होना है बाकी? होते कार्तिक के शौक भी निराले हो गए थे। उसने जल्दी से शिप पर आकर उस शार्क के दांतों को निकाला, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। हालांकि कार्तिक को इन्हें बेचकर पैसे नहीं कमाने थे, बल्कि अपने घर के मेन गेट पर इन दांतों को टांगना था, जिससे घर की शान और ज्यादा बढ़े और दिखने में खूबसूरत लगे। दांतों के अलावा और कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं था, इसीलिए कार्तिक ने बची हुई मछली को वापस पानी में फेंकने के लिए कह दिया। दूर खड़ी कियारा ध्यान से कार्तिक को देख रही थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि कार्तिक ने पानी में कितना ज्यादा संघर्ष किया था खुद को बचाने के लिए। कार्तिक की ऐसी हालत देखकर कियारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर पता नहीं ऐसा क्या था जो उसे बार बार कार्तिक के पास जाने से रोक रहा था। शायद कियारा का ईगो या फिर पिछले 5 साल तक कार्तिक ने जिस तरह से कियारा को इग्नोर किया था उस बात का दुख। कुछ ना समझ में आने की वजह से कियारा वापस अपने केबिन में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बाकी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। कार्तिक को सही सलामत देखकर सब लोग कार्तिक के आसपास इकट्ठा हो गए और कार्तिक से पानी के अंदर जो हुआ उसके बारे में डिटेल में पूछने लगे। कार्तिक उन सब लोगों को खुश होकर अपनी जीत की कहानी सुना रहा था। बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट उस शार्क को पानी में फेंकने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि शार्क के पेट में से एक अजीब सा स्टोन निकला है। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। कार्तिक ने भी एक्साइटेड होकर उस स्टोन को देखा। जल्दी ही दूसरा स्टूडेंट जाकर उस स्टोन पर पानी फेंकने लगा ताकि साफ साफ देख सके। तभी कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ये तो काम है, पर इतना बड़ा काम इस मछली के पेट में क्या कर रहा है? किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कार्तिक की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस मछली के पेट में ऐसा कुछ निकलेगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो बड़ी मछलियां सिर्फ मीट खाती हैं, भला उनके पेट में इतना बड़ा काम क्या कर रहा है। जल्दी ही कुछ लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ी और उन्होंने उस काम को निकालकर साफ करके देखा, जिसे देखकर कार्तिक और बाकी लोगों की हैरानी 7वें आसमान पर थी। जैसे ही सब लोगों ने इसको मिलकर खोला तो सबकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई। इस काम में एक ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल थी और उस बोतल का मुंह बंद था, जिसके अंदर एक पार्चमेंट पेपर का पीस रखा हुआ था। ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। जल्दी ही पूरी शिप में ये बात फैल गई और लोग जो अपने अपने कमरों में थे वो लोग भी बाहर आ गए और बोतल में रखे इस कागज के टुकड़े को देखने लगे। कियारा और तानिया भी अभी तक बाहर आ गई थी और इस नजारे को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कार्तिक ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और कहा, हमें शार्क के मुंह से ये बोतल मिली है जिसके अंदर ये पार्चमेंट पेपर है, पर मुझे नहीं पता कि इसका यूज क्या हो सकता है। कार्तिक के इस सवाल पर बगल में खड़ी तानिया ने अंदाजा लगाते हुए क्यूरियोसिटी से कहा, भैया हो सकता है कि ये किसी खजाने का मैप हो। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने इसे दुश्मनों से बचाने के लिए इस बोतल में डालकर फेंक दिया होगा। तानिया की ये बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम आजकल बहुत ज्यादा मूवीज देख रही हो। सोच कर देखो, यहाँ कहाँ से खजाने का कोई मैप आएगा? अगर आ भी गया तो हमें ही क्यों मिला? इससे पहले और भी लोग तो यहाँ आए होंगे ना इस खजाने को ढूंढने। कार्तिक और तानिया की बातें सुनकर प्रोफेसर भारद्वाज का एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गए और उन्होंने कुछ देर सोचते हुए कार्तिक से कहा, मुझे लगता है कि
शायद ये प्रोफेसर भारद्वाज को सहमत होते हुए देखकर कार्तिक ने विश्वास ना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं प्रोफेसर, ऐसा कैसे हो सकता है? इट शुड बी। मुझे लगता है कि शायद ये मैप खजाने का हो सकता है। आप कह रहे हैं कि पहले के जमाने में समुद्री डाकू होते थे जिनसे ये मैप छूट गया हो? कार्तिक की बात सुनकर प्रोफेसर ने उसी सीरियस टोन में कहा, पुराने टाइम में यहाँ से विदेशों में बहुत बड़ी मात्रा में सामान का एक्सपोर्ट होता था और उसी दौरान बहुत सारे समुद्री लुटेरे हुआ करते थे जो सामान को लूटने की कोशिश करते थे। प्रोफेसर की बात सुनकर तानिया ने एक्साइट होते हुए पूछा, इसका मतलब आपको भी लगता है कि उन समुद्री चोरों ने इस खजाने के मैप को यहाँ छोड़ दिया होगा? प्रोफेसर भारद्वाज कुछ बोल पाते उससे पहले ही कार्तिक ने बीच में ही कहा, आप लोग इतना ज्यादा विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि ये सिर्फ एक सिंपल बॉटल हो और इसके अंदर कोई खजाने का मैप ना होकर सिंपल कागज रखा हो। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने उसे कहा, ठीक है, जल्दी से इस बॉटल को खोलिए, पता चल जाएगा इसमें क्या है। कार्तिक ने तुरंत एक छोटा सा चाकू लिया और उस बॉटल के एक सिरे से कांच को तोड़कर बॉटल का मुंह खोल दिया और उस बोतल के अंदर रखे हुए उस कागज के टुकड़े को निकालकर जल्दी से पढ़ने लगा। कुछ देर पढ़ने के बाद कार्तिक ने उस कागज को नीचे रखा और तानिया को सीरियस लुक देते हुए कहा, तुम सही कह रही थी, ये खजाने का मैप ही है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया खुश हो गई और अपनी जगह पर उछलते हुए बोली, क्या सच में ये खजाने का मैप है? तो फिर खजाना कहाँ है? चलो जल्दी से उस खजाने को ढूंढते हैं। अभी तक तानिया के साथ साथ बाकी क्लासमेट्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सब बच्चे यही सोच रहे थे कि अगर ये खजाना उन्हें मिल गया तो सब लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। कार्तिक ने जल्दी से उस पुराने कागज को उठाया और ध्यान से उसे पढ़ने लगा और उसके बाद उसने अपने साथ आए हुए बाकी सब लोगों से कहा, वैसे तो उस खजाने का मैप ही लग रहा है, पर यह कह पाना मुश्किल है कि ये मैप असली है या नकली है। हो सकता है हमारे साथ कोई मजाक कर रहा हो। कार्तिक की बात सुनकर कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए, पर बाकी लोग अभी भी एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने कार्तिक को कन्विंस करते हुए कहा, हो सकता है ये नकली हो, पर हमें एक बार खजाने को ढूंढने की कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें सच में खजाना मिल गया तो हम सब लोग अमीर हो जाएंगे। तानिया के साथ आए हुए सारे क्लासमेट्स इस वक्त काफी एक्साइटेड लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर सच में खजाना मिला तो उन सबको भी उनका हिस्सा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ तानिया को एहसास हुआ कि अभी भी उसने क्या बेवकूफी कर दी। उसका भाई मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया है और वो फिर से उसे खजाना ढूंढने के लिए मुसीबत में डाल रही है। तानिया को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वो इन सब से बचने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जानता था कि शिप में जितने भी लोग हैं उन सबके मन में क्या चल रहा है। हालांकि इन सब बातों से कार्तिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो यही लग रहा था कि कोई उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। ये खजाना असली नहीं है। अगर सच में वहां खजाना हुआ तो यहाँ आए हुए स्टूडेंट्स की लाइफ ही बदल जाएगी और कार्तिक के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा था कि उसे अब और पैसों की कोई जरूरत थी भी नहीं। कुछ सोचकर कार्तिक ने उन सब लोगों से कहा, ठीक है, अगर आप सब लोग खजाना ढूंढना चाहते हैं तो हम सब लोगों को साथ जाकर ढूंढना होगा। एक या दो लोग इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कार्तिक की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए, पर तानिया ने जल्दी से कार्तिक की बाजुओं को खींचते हुए धीरे से कहा, भैया मैं जानती हूँ अभी अभी मैं थोड़ी सी बेवकूफी वाली बातें कर रही थी, मुझे इन खजाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बहुत मुश्किल से ठीक होकर आए हैं, क्या आप सच में इन लोगों को खजाना ढूंढने के लिए ले जाना चाहते हैं? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी बोली बहन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो और ये भी सच है कि हमारे पास बहुत पैसा है और हमें इस खजाने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम सब लोगों को खजाना ढूंढने के लिए नहीं बल्कि ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ कि ट्रेजर हंटिंग करने में कितना मजा आता है। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम सारा खजाना इन लोगों को दे देंगे। कार्तिक की बात सुनकर तानिया भी सहमत हो गई। जल्दी ही कार्तिक उन सब लोगों को लेकर अपने स्पेशल केबिन में आ गया जो शिप पर ही बनी हुई थी। कार्तिक ने मैप को प्रोजेक्टर पर सेट किया और अब सब लोग डायग्राम के थ्रू आराम से इस मैप को देख सकते थे। मुझे ये जगह देखी देखी सी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये खजाना है, कोई खुले में थोड़ी ना रखेगा, इसे तो किसी अनजान जगह पर ही छुपाया होगा। कार्तिक सबकी बातें सुन रहा था, उसे भी लग रहा था कि इस जगह को कहीं देखा है। उसे भी सेम फीलिंग आ रही थी। तभी प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही आइलैंड है जहां से हम सुबह होकर गुजरे थे। जैसे ही बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो हर किसी को एकदम से हिंट मिल गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये जगह तो जानी पहचानी है। हालांकि सब लोग हैरान भी थे, उनके पास इतना खजाना था और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ लोग खुश थे कि खजाना उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं है और वो आराम से खजाने को ढूंढ सकते हैं। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने ही इन लोगों से कहा, अगर आप सब लोगों को लगता है कि खजाने की जो लोकेशन है वो इसी समुद्र के आइलैंड के रीफ एरिया की लोकेशन है, तो क्यों ना हम लोग वापस जाकर एक बार उस जगह को देख लें। अगर ये बात सही हुई तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर गलत हुई तो हम अपनी रिसर्च का काम पूरा करेंगे। कार्तिक की बात सुनकर एक स्टूडेंट ने कहा, हाँ खजाना हमसे कुछ ही दूरी पर है, तो क्यों ना हम लोग अभी चलें। अभी चलेंगे तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इन बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर कार्तिक ने इन्हें मना करते हुए कहा, तुम लोग जल्दबाजी मत करो, आधी रात हो चुकी है, सुबह होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही हम लोग वहां जाएंगे और सब लोग जाकर आराम करो। प्रोफेसर ने कार्तिक के हाँ में हाँ मिलाया और सब लोग आराम करने के लिए चले गए। और वहीं दूसरी तरफ कियारा को इन सब बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और इसीलिए आसपास के सब लोगों की बातें सुनकर कियारा भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। रात बीती जा रही थी, किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई बस कल सुबह का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद कार्तिक ने अपने यॉट को वापस उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया जहां पर यह आइलैंड बना हुआ था। यह आइलैंड काफी साल पहले कोरल से बनाया गया था, जो तूफान आने पर अपने आप पानी के अंदर चला जाता है। कार्तिक जानता था कि इतनी भारी यॉट को उस एरिया में लेकर जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसने यॉट को गहरे समुद्र के पानी में ही छोड़ दिया और अपनी स्पीड बोट लेकर उसमें सब लोगों को बैठाकर रीफ की तरफ आ गया। रीफ और आइलैंड तो दिख गए थे, पर खजाना काफी गहराई में छुपा हुआ था जिसे निकाल पाना काफी मुश्किल था। जल्दी ही सब लोग अपने ऑक्सीजन मास्क और डाइनिंग इक्विपमेंट लेकर वापस आने लगे। तभी किसी की नजर सामने ओशन एरिया में छुपी हुई एक और शिप पर चली गई, जिसे देखकर उस लड़के ने सामने की शिप पर पॉइंट आउट करते हुए कहा,
देखो सामने एक और जहाज है और वो शायद हमसे छुपने की कोशिश कर रही है। कहीं ये लोग खजाना ढूंढने के लिए तो नहीं आए? अभी तक खजाना हाथ भी नहीं लगा और ये लोग हमें लूटने के लिए आ गए। अरे इतने सवाल जवाब मत करो, हो सकता है कि ये लोग बस यहाँ से गुजर रहे हो। वैसे भी इन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास खजाने का सुराग है? पर वो जहाज हमारी तरफ भी आ रहा है। कार्तिक के जहाज के सामने कुछ ही दूरी पर एक और जहाज, जो कार्तिक के जहाज की जितनी ही बड़ी थी, समुद्र की हवाओं को चीरते हुए कार्तिक की तरफ ही आ रही थी। अब क्या ये लोग नए दुश्मन हैं या फिर सिर्फ यहाँ से इसी जहाज कार्तिक के जहाज के पास ही आ रही थी? जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, कार्तिक को इस मामले को भी सीरियस वे में लेना जरूरी था। जिस जगह कार्तिक की जहाज खड़ी थी वो जगह बहुत ज्यादा बिजी रूट नहीं था और यहाँ मुश्किल से कोई कमर्शियल जहाज आया करता था। ऐसे में अचानक से किसी बड़ी जहाज का दिखना कार्तिक को भी हैरान कर रहा था। कार्तिक ने सभी लोगों से कहा कि हर कोई केयरफुल रहे, क्योंकि सामने से आते हुए लोग और इनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। जो सिचुएशन दिख रही थी उसमें खजाना खोजने के बारे में तो भूल ही जाओ, फिलहाल अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। कार्तिक जल्दी से तानिया को लेकर कॉकपिट में आ गया और एक कम्युनिकेशन डिवाइस से पब्लिक चैनल को कांटेक्ट करते हुए बोला कि उनके पास आ रही शिप के बारे में पूरी जानकारी दें। कार्तिक के इतना कहने पर अगले ही पल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बजिंग साउंड के साथ दूसरी तरफ से आवाज आई, हम स्टॉर्म एक्सप्लोरेशन शिप हैं और हम ओशन एक्सप्लोरेशन के मिडिल में हैं। हम सिंगल हॉर्न व्हेल को 10 मिनट दे रहे हैं, तुरंत ये जगह खाली करो या अपना डायरेक्शन बदल दो। कार्तिक ने जैसे ही खुलेआम ये धमकी सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। ये पूरा ओशन एरिया किसी की पर्सनल टेरिटरी नहीं थी जो कार्तिक को यहाँ से जाने के लिए कह दे। कार्तिक पूरे हक के साथ इस ओशन एरिया में रह सकता था। सामने खड़े लोग कौन होते हैं उसे यहाँ से जाने को कहने वाले? सामने के लोगों का एटीट्यूड देखकर और उनका एक्सप्लोरेशन शिप नाम सुनकर कार्तिक मन ही मन अनुमान लगाने लगा कि ये जरूर यहाँ खजाने के लिए ही आए हैं। कार्तिक को मन ही मन लगने लगा था कि शायद खजाने का मैप सिर्फ उसके पास नहीं है बल्कि सामने से आ रही शिप के लोगों के पास भी है। और यही सोचकर कार्तिक ने तुरंत उन लोगों को जवाब देते हुए कहा, हम लोग ओशन इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और अपना काम किए बिना हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग पहले चले जाइए। कार्तिक की बातों ने सामने वाले के शिप के लोगों को गुस्सा दिला दिया। तभी एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी अपने बॉस से बोला, बॉस उस बड़ी महंगी याcht के लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, कहीं वो लोग भी खजाने के लिए तो नहीं आए? जिस आदमी को बॉस कहा जा रहा था उसकी एक आंख काले कपड़े से बंधी हुई थी और दूसरी आंख खुली थी। उसके मुंह पर गहरी दाढ़ी थी और चेहरे पर एक कट था जिसकी वजह से वो काफी डरावना लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े क्राइम कर चुका हो। असल में कार्तिक और बाकी लोगों ने इस बड़ी स्टॉर्म शिप के बारे में सही अनुमान लगाया था। एक आंख वाला आदमी और बाकी सब लोग अच्छे लोग नहीं थे। जनरली ये लोग घरों को लूटते थे और अगर इन्हें कोई खजाने के बारे में पता चलता था तो समुद्र में आकर छानबीन करते थे। असल में इस वक्त एक आंख वाले आदमी के पास भी किसी खजाने का मैप था और ये लोग सच में यहाँ कार्तिक की तरह खजाना ढूंढने ही आए थे, बल्कि इन चोरों के पास कार्तिक से ज्यादा खजाने के बारे में नॉलेज थी। यहाँ खड़े सारे चोर यही सोच रहे थे कि इन लोगों को कार्तिक और बाकी लोगों से कैसे डील करनी चाहिए। क्या ये लोग कार्तिक की शिप को लूट कर उसे कहीं बेच देंगे या फिर कार्तिक को किडनैप तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि शिप का मालिक बहुत ही अमीर लग रहा है। एक आंख वाला आदमी काफी देर तक अपने साथियों की बात सुन रहा था। फाइनली कुछ सोचकर उसने उन सब लोगों से कहा, लगता है ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा और हमें ये सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि आज रात से पहले हमें यह खजाना लूटना है। एक आंख वाले आदमी के साथ आए हुए लोग बहुत खुश हो गए और अपने हाथों को रगड़ने लगे जैसे उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिलने वाला है। कार्तिक अभी भी दूसरी तरफ से जवाब आने का इंतजार कर रहा था पर काफी देर तक जवाब नहीं आया और तभी दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, बच्चे काफी देर से हम तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर तू है कि जाने को तैयार नहीं है, तो हम तुझे यहीं पर मार कर फेंक देंगे। इतना कहकर उन लोगों ने कम्युनिकेशन डिवाइस को कट कर दिया। इन लोगों की बातें सुनकर तानिया और कियारा दोनों ही काफी डर गई थी। तानिया ने डरते हुए कार्तिक से कहा, भैया कहीं हम फिर से मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कुछ देर पहले समुद्री डाकू की बात कर रही थी ना, सामने से जो लोग आ रहे हैं वही असली समुद्री डाकू हैं और ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पर तुम चिंता मत करो, मेरी स्पेशल याcht तक हर कोई नहीं पहुंच सकता है। इतना कहकर कार्तिक ने कंट्रोल पैनल के कुछ बटन को प्रेस कर दिया और कॉकपिट से बाहर आ गया। कॉकपिट से बाहर आकर कार्तिक पास के दूसरे केबिन में चला गया जहां प्रोफेसर भारद्वाज बाकी स्टूडेंट्स के साथ केबिन की खिड़की से सटकर दुश्मनों को अपने पास आते हुए दिख रहे थे। कार्तिक को देखकर प्रोफेसर भारद्वाज ने परेशान होते हुए कहा, मिस्टर मित्तल यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है और सामने वाला शिप हमारी तरफ क्यों आ रहा है? भारद्वाज की बात सुनकर कार्तिक ने डीप वॉइस के साथ कहा, सामने से आ रहे लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे, लगता है हम पर अटैक करने वाले हैं। जैसे ही प्रोफेसर भारद्वाज और बाकी स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी तो सबका सिर चकराने लगा। कल रात को ही तो इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले थे और अब सच में इन लोगों का सामना समुद्री लुटेरों से होने वाला था जो दिखने में बहुत खूंखार लगते थे। प्रोफेसर भारद्वाज जानते थे कि सिचुएशन मुश्किल है पर उन्हें ही इन सब बच्चों को संभालना होगा वरना कॉलेज गर्ल को किसी भी बात का जिम्मेदार सिर्फ उन्हें ही ठहराएगा। तुरंत ही प्रोफेसर ने उन सब बच्चों को शांत किया और उन बच्चों से कार्तिक की बात सुनने के लिए कहा। कार्तिक ने उन सब लोगों से कहा, मुझे लगता है कि सामने से आ रहे लोग यहाँ खजाना ढूंढ नहीं आए और हमें देखने के बाद उन्हें शायद हम पर शक हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स बोलने लगे कि उन्हें दुश्मनों के आने से पहले ही भाग जाना चाहिए और कार्तिक ने यह कहकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अगर वो लोग भागेंगे तो खजाना, इस डोर पर लगा हुआ गेट कोई मायने नहीं रखता था। टर्मिनेटर के एक के बाद एक दुश्मन ले जाएंगे और उसके बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये बात बाकी सब स्टूडेंट्स को अजीब लग रही थी क्योंकि हर मिडिल क्लास इंसान का सपना है कि उन्हें खूब पैसा मिले और अब तो उनके हाथ खजाना लगने वाला था।
कार्तिक ने जब देखा कि सभी बच्चे डरे हुए हैं और साथ ही साथ इन लोगों को खजाने का लालच भी है, तो कुछ देर तक चुप रहने के बाद कार्तिक ने इन लोगों से कहा, असल में आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। मेरी शिप में सफिशिएंट डिफेंसिव मेजर हैं, कोई भी हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। कार्तिक की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए और तभी कार्तिक ने इन सब लोगों से कहा, मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है, पर इस जगह पर मैं पहले आया हूँ, किसी के डराने से भागने वाला नहीं हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि खजाना लूटने में क्या मजा आता है। कार्तिक को बिल्कुल भी डर इसलिए नहीं था क्योंकि रजत और रितिका ने कुछ टाइम पहले ही इस शिप में एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए थे, जिससे कोई भी दुश्मन उन तक पहुंच नहीं सकता था। कार्तिक जल्दी ही वापस कॉकपिट में आ गया। तानिया भी वहीं पर बैठी हुई थी। कार्तिक अपने नए इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक आंख वाले आदमी और उसके लोगों को लग रहा था कि कार्तिक डर गया है, इसीलिए वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा रहा है। उन्हें लगता है कि अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता और इस तरह की ट्रिप पर वो लोग ज्यादा बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं आते हैं, इसीलिए कार्तिक पर हमला करना उन लोगों के लिए अब और आसान हो जाएगा। जल्दी ही एक आंख वाले आदमी की शिप कार्तिक के जहाज के पास आ गई और अगले ही पल अपने साथियों के साथ ये आदमी कार्तिक की शिप पर लैंड कर गया। चारों तरफ घनघोर शांति थी और ये देखकर एक आंख वाले आदमी और उसके साथियों को थोड़ा डर लगने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी शांति क्यों हो गई। कुछ लोगों को तो डर लग रहा था कि अचानक से जहाज में जितने भी लोग थे वो सब कहाँ चले गए। कहीं ये जहाज कोई भूतिया जहाज तो नहीं है, वो सारे लोग भूतों के जाल में तो नहीं फंस गए हैं। अपने मन में डर छुपाए ये लोग आसपास के केबिन को तलाश रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी। हर कोई समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये किस तरह की आवाज है। यहाँ सब लोग डरे हुए थे और कॉकपिट में बैठा कार्तिक और तानिया इन लोगों के डर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक लीकेज की साउंड इन लोगों के कानों में पड़ी और एक बार एक काला आंख वाला आदमी समझ गया था कि कोई भी इन लोगों को आसपास दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आसपास जितनी भी मेटल की चीजें थी वो सब इलेक्ट्रिक आर्ट की वजह से सिजलिंग साउंड कर रही थी। ये आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और इसके साथ ही सभी दुश्मन इधर से उधर होते हुए अजीब तरीके से डांस करने लगे। एक आंख वाले आदमी के पास तो इतना वक्त भी नहीं था कि वो इस बात का पता लगा सके कि उनके साथ अचानक से क्या हो रहा है। कार्तिक ने तानिया को डिटेल में इसके बारे में बताते हुए कहा, यह जहाज पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, जो भी यहाँ पर खड़ा होगा सिस्टम ऑन होते ही वो इसी तरह डिस्को करने लगेगा और जब तक मैं इसे बंद नहीं करूंगा तब तक वो लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। काफी देर तक इन दुश्मनों को इलेक्ट्रिक करंट लगता रहा और इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान में उड़ रहे हैं। इनका सिर घूम रहा था और हालत खराब हो रही थी। एक आंख वाले आदमी के साथ सिर्फ आधे लोग ही शिप में आए थे, आधे लोगों का आना अभी बाकी था। कार्तिक उन लोगों के आने का इंतजार तो कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने छोटे छोटे ड्रोन जो किसी कॉकरोच की तरह दिखते थे उन्हें दुश्मन के जहाज की तरफ छोड़ दिया। जैसे ही दुश्मनों ने देखा कि कोई उड़ती हुई चीज उनके पास आ रही है तो उन लोगों ने तुरंत बाहर की तरफ झांक कर देखा जहां छोटे छोटे कॉकरोच उड़ रहे थे और आसपास दर्जनों की संख्या में उनके पास आ गए थे। दुश्मनों ने इन्हें इंसेक्ट समझकर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपनी प्लानिंग डिस्कस करने लगे कि कैसे ये लोग अपने बॉस को बचाएंगे। दुश्मनों ने इन्हें छोटा इंसेक्ट समझने की भूल कर दी थी, पर ये सब बायोनिक किलिंग मशीन्स थे जिन्हें रितिका ने अभी अभी तो बनाया था। दुश्मनों के जहाज पर जाकर इन बायोनिक ड्रोन्स ने सर्च शुरू कर दी थी और इसका लाइव ब्रॉडकास्ट कार्तिक अपने केबिन में बैठकर देख रहा था। पूरे जहाज की लाइव लोकेशन कार्तिक को देने के बाद कार्तिक ने इन आर्टिफिशियल बायोनिक ड्रोन्स को ऑर्डर दिया कि ये लोग तुरंत दुश्मनों पर अटैक कर दें। जहाज में दुश्मन लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन कार्तिक के जहाज पर आकर उस एक आंख वाले आदमी को बचाएगा। सबको यही डर लग रहा था कि कार्तिक का जहाज भूतों का जहाज है और जब कार्तिक को यह बात पता चली तो हंस कर उसका पेट दर्द करने लगा। ड्रोन के अटैक से एक अजीब सी स्मेल पूरे जहाज में फैल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी अजीब और गंदी स्मेल कहां से आ रही है। ना तो कोई कुछ समझ पा रहा था और ना ही किसी का ध्यान इन छोटे छोटे कॉकरोचेस पर जा रहा था। हर कोई बेवकूफ की तरह एक दूसरे से सवाल किए जा रहा था और इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक को हंसी आ रही थी। आपको ये भी बता दें कि इस पॉइजन जैसी गैस को किसी और ने नहीं बल्कि रजत ने ही क्रिएट किया था। कुछ टाइम पहले रजत रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर स्ट्रोलिंग कर रहा था और तभी उस पर एक अजीब से कीड़े ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से महीने भर तक रजत की बॉडी में से एक अजीब सी स्मेल आती रही। उसे बहुत ज्यादा वो इरिटेट करती रही। रजत पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और इसी से आइडिया लेकर रजत ने डिसाइड किया कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस बनाएगा ताकि आगे जाकर दुश्मनों के ऊपर अटैक कर सके। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस बनाएगा ताकि आगे जाकर दुश्मनों के ऊपर अटैक कर सके। क्या दुश्मन खुद को बचा पाएंगे इस बदबूदार पॉइजन गैस से? जानबूझकर इस तरह की भयानक बदबूदार पॉइजन बनाई थी ताकि दुश्मनों को घायल किया जा सके और इस गैस को इस छोटे से मिनिएचर स्टोन से कंप्रेस्ड किया जा सकता था। इस गैस में बहुत कम वजन होता था और इस वजह से इसे कहीं भी आराम से कैरी किया जा सकता था। हालांकि इस गैस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। अगर गलती से भी ये गैस हवा के कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत ही न्यूक्लियर फ्यूजन बनाना शुरू कर देती है और अगले ही पल पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। उसके बाद जो इफेक्ट होता है उससे इंसान की जान भी जा सकती है। जैसे ही ये गैस पूरे जहाज में फैली तो लगभग आधे मिनट से भी कम वक्त में सारे दुश्मन अपना नाक पकड़कर जमीन पर गिर गए और बेहोश होने लगे। उनमें से किसी की भी भागने की या खुद को बचाने की हिम्मत थी नहीं। रजत की बनाई हुई इस गैस की वजह से दुश्मनों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो लोग केबिन से दरवाजे तक पहुंच सके और देखते ही देखते सारे दुश्मन बिना किसी हथियार के ही घायल हो गए। कार्तिक जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्रोफेसर भारद्वाज के केबिन में जाकर सब लोगों से बोला, दुश्मन घायल हो चुके हैं, तो तुरंत सब लोग जाओ और जाकर उन्हें टाइट रस्सी से बांध दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। कार्तिक इन लोगों को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो क्यूरियस हो रहा था कि आखिर एक आंख वाले इस आदमी को कैसे पता चला कि समुद्र में इस जगह पर खजाना छुपा हुआ है। कार्तिक बस इन लोगों से अब इंटेरोगेशन करना चाहता था।
सब लोगों को कार्तिक इस वक्त किसी सुपरमैन की तरह लग रहा था जिसने 10 मिनट से भी कम वक्त में सारे दुश्मनों को हरा दिया था। प्रोफेसर भारद्वाज और बाकी लोगों को पता नहीं था कि कार्तिक ने इन दुश्मनों के साथ क्या किया है, इसीलिए इन लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। जैसे ही ये लोग खुद बाहर आकर दुश्मनों को देखने लगे तो इनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। किसी के भी शरीर पर एक खरोच का निशान तक नहीं था, पर फिर भी हर कोई जमीन पर पड़ा हुआ था, बेसुध और बेहाल होकर। जल्दी ही सभी लोगों ने मिलकर उस एक आंख वाले आदमी और बाकी लोगों को रस्सी से बांध दिया था। कुछ देर के बाद इन सब लोगों को होश आ गया जब एक आंख वाला आदमी, जिसका नाम भीमा था, उसे अपनी कंडीशन देखकर समझ में आ गया था कि इस बार वो फेल हुआ है। उसने अपने आसपास खड़े इतने सारे लोगों को देखकर कहा, इस शिप में पर्सन इंचार्ज कौन है, मेरे सामने आओ। इस आदमी के कहने पर कार्तिक इसके सामने जाकर खड़ा हो गया और पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, मैं हूं यहाँ का पर्सन इंचार्ज, क्या कहना है तुम्हें। कार्तिक को देखकर भीमा ने डीप लुक दिया और उसके बाद कार्तिक से गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पालने की, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने हैरानी भरा लुक दिया और उसके बाद कैजुअली पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्या कर सकते हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। कार्तिक को कंफर्म करना था कि भीमा और उसके लोग यहाँ उसकी जान के लिए नहीं बल्कि खजाने के लिए आए हैं। भीमा ने कार्तिक से कुछ नहीं छिपाया और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोला, तुम्हारा और मेरा एक ही टारगेट है, मैं भी यहाँ सिर्फ खजाने के लिए आया हूँ। कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि भीमा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देगा। कार्तिक ने कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ कोई छुपन छुपाई का खेल खेलोगे और बिना वजह मेरा टाइम बर्बाद करोगे। कार्तिक की ये बात सुनकर भीमा ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मुझे पहले पकड़ लिया। खैर, मैं तुम लोगों को फिलहाल एक अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। कार्तिक ने भीमा की बात सुनकर इंटरेस्टेड होते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। भीमा ने स्ट्रेट बात करते हुए कहा, मुझे पता है कि समुद्र में खजाना एग्जैक्टली कहाँ छुपा हुआ है। अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो हम लोग मिलकर खजाना ढूंढ सकते हैं और 50-50 बांट लेंगे। फेयर डील है, क्या कहते हो। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, तुमसे पहले हम यहाँ आए थे, तुम कैसे सोच सकते हो कि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी। कार्तिक के सवाल पर भीमा जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, खजाने का सिर्फ एक ही असली मैप है जहां उसकी असली लोकेशन मेंशन है। भले ही तुम यहाँ पहले आए हो पर तुम्हें भी ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली खजाना किस लोकेशन पर छुपा हुआ है। यह समुद्र बहुत बड़ा है और इतने बड़े समुद्र में खजाना ढूंढ कर निकालना आसान नहीं होगा। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने अपने हाथ में पड़ा हुआ ट्रेजर मैप उसे दिखा दिया और फिर कहा, हमारे पास भी खजाने का मैप है और हमें तुम्हारे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। भीमा अभी तक हैरान था क्योंकि उसे लगता था कि पूरी दुनिया में इस खजाने का सिर्फ एक ही मैप है और जो उसके हाथों में। पर कार्तिक के पास दूसरा मैप देखकर वो काफी देर तक चुप रहा। वो हर हाल में चाहता था कि कार्तिक उसके साथ खजाना ढूंढने में उसकी मदद करे, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक भीमा को लग रहा था कि कार्तिक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है और इसके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी है जिससे ये उनके है। कुछ देर चुप रहकर भीमा ने कार्तिक से कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास खजाने का मैप है, पर अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे मारोगे। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने एक डिफरेंट लुक के साथ कहा, अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो मेरे लिए खतरा बने रहोगे, इसलिए तुम लोगों को मारना ज्यादा सही रहेगा ताकि मैं आराम से अपना खजाना ढूंढ पाऊं। कार्तिक को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए देखकर भीमा ने तुरंत उसे कन्विंस करते हुए कहा, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, हम अभी भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने कैजुअली पूछा, तुम लोग मेरे क्या काम आओगे, बताओ मुझे, क्या काम है तुम लोगों का। भीमा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, देखो, खजाना बहुत गहराई में छुपा होगा, उसे बाहर निकालने के लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं और डाइविंग इक्विपमेंट भी है, हम खजाना निकालने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने बोर होते हुए कहा, सारे इक्विपमेंट हमारे पास भी है, हमें तुम्हारे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी परमिशन के बिना तो तुम अपने इक्विपमेंट काम में ले भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शिप पर अब पूरा मेरा कंट्रोल है। अगर मुझे कोई और इक्विपमेंट चाहिए होगा तो मैं आराम से तुम्हारी शिप पर से उसे ले सकता हूँ। कार्तिक का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर भारद्वाज और बाकी सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे भीमा एक स्टूपिड पर क्यूट आदमी है जिसे उन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया है और उसके बाद भी ये लगातार खुद को बचाने के लिए बच्चों वाली कंडीशन रख रहा है। भीमा बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था, उसे लग रहा था कि कार्तिक सच में उसे मार देगा। कुछ सोचकर उसने तुरंत कहा, तुम अभी भी मुझे नहीं मार सकते हो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतने पैसे मुझसे ले सकते हो। भीमा की ये बात सुनकर कार्तिक को और हंसी आ गई। उसने अपनी सिंगल हॉर्न व्हेल यॉच की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी खुद की जहाज है, पूरी दुनिया में इसका सिर्फ एक ही पीस है, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी मुझे तुमसे पैसे लेने की जरूरत है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी कोई और जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। कार्तिक असल में इन लोगों को डरा रहा था, वो सच में इन लोगों को मारने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कियारा को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है और अब उसे हर हाल में एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है। इसीलिए चाहे जितना पैसा हो जाए पर वो इन लोगों को बिना वजह मार नहीं सकता है। कुछ देर सोचकर भीमा ने थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कार्तिक से कहा, असल में मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ जो पूरी दुनिया में पुराने खजाने की खोज करता है। अगर तुम्हें पैसों में इंटरेस्ट नहीं है तो एंटिक्स में तो जरूर होगा, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। इसकी बात सुनकर कार्तिक ने इससे पूछा, क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। भीमा ने तुरंत अपना पक्ष रखते हुए कहा, इस कंडीशन में मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई एंटिक नहीं है, पर मुझे पता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ एंटिक्स और उनके खजाने हैं। मेरे पास सब चीजों के प्रूफ हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सारे क्लू दे सकता हूँ। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने विश्वास ना करते हुए कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझे जो प्रूफ दोगे वो सारे सच होंगे, हो सकता है कि तुम मुझे कोई नकली क्लू दो। भीमा ने तुरंत विश्वास दिलाते हुए कहा, मेरे दिए हुए ट्रेजर मैप गलत बिल्कुल नहीं होंगे,
क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और रिकॉर्ड के हिसाब से ही इन सारे मैप्स को ढूंढता हूँ। कुछ ट्रेजर मैप अभी भी मैंने छुपाए हुए, उन्हें ढूंढने का अभी सही वक्त नहीं आया था, इसलिए। भीमा की बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है। कार्तिक की बात सुनकर भीमा बहुत खुश हो गया और कार्तिक को अपनी बात मानता हुआ देखकर सरप्राइज होकर बोला, ठीक है, तो मुझे जाने दो, तुम्हें जो भी सबूत चाहिए मैं तुम्हें सब दे दूंगा, कभी भी तुम्हारे किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये बात कहते हुए मन ही मन भीमा को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि इस खजाने के सुराग को ढूंढने में उसने अपना बहुत टाइम और मेहनत बर्बाद की थी, और अब ऐसे ही उसे ये सब कुछ कार्तिक को देना पड़ रहा था। खैर, अपनी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर तो कुछ नहीं था, और यही सोचकर भीमा ने डिसाइड किया कि वो ये सुराग कार्तिक को दे देगा। अब बारी कार्तिक की थी अपना जवाब देने की। कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी पूरी जहाज पर मेरा कंट्रोल है और वहां रखे सामान, लोग, सब पर अब मेरा हक है। ट्रेजर मैप की तुम बात कर रहे हो, वो अगर जहाज में है तो वो पहले से ही मेरे हो गए, तो मैं तुम्हें क्यों जाने दूंगा। कार्तिक का ऐसा जवाब सुनकर भीमा एकदम से हैरान रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कार्तिक उसके साथ इस तरह का कोई गेम खेलेगा। भीमा को ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अपने से भी बड़े किसी चीटर से मिल रहा हो। कुछ सोचकर भीमा ने जल्दी से कहा, वो रिकॉर्ड भले ही जहाज पर है, पर मेरे डायरेक्शन के बिना तुम खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूं, मुझे इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है। कुछ सोचकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, मन तो नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूं, लेकिन मान लेता हूं और तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं। जैसे ही भीमा ने ये बात सुनी तो वो अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को इधर उधर करने लगा और अगले ही पल कार्तिक से बोला, अगर मुझे जाने दे रहे हो तो मुझे खोल क्यों नहीं रहे हो। इतने बेबस इंसान को देखकर कार्तिक ने उससे कहा, इतनी देर से भी तो बंधे हुए थे ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें जल्दी किस बात की है, जब तक मैं खजाना नहीं निकाल देता तब तक तुम यहीं बंधे रहो। इतना कहकर कार्तिक ने जल्दी से प्रोफेसर भारद्वाज और बाकी लोगों को इकट्ठा किया और खजाना ढूंढने के लिए अपना डाइविंग इक्विपमेंट लेकर पानी में चल गया। खजाना समुद्र के सरफेस के कुछ मीटर नीचे था, इसीलिए उसे पानी में जाकर खोदने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। खुशकिस्मती से कार्तिक के पास आज बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे इक्विपमेंट थे, जिससे मुश्किल थोड़ी सी आसान हो रही थी। कार्तिक ने 3 टीम्स में लोगों को बांट दिया और हर टीम को एक बार पानी में जाने के बाद कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। कार्तिक और तानिया के साथ बाकी स्टूडेंट्स भी प्रोफेसर भारद्वाज को लेकर पानी में चले गए और सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खजाने की लोकेशन पर जाकर उसे खोदने लगे। क्या कार्तिक और बाकी लोगों को खजाना मिलेगा? और अगर मिलेगा खजाना तो सब लोगों में कैसे बटेगा? सभी लोग अपनी अपनी टीम में बट गए और दोपहर 1 बजे तक सब लोग पानी के अंदर खजाना ढूंढते रहे। फाइनली 1 बजने के बाद कार्तिक जब पानी के अंदर समुद्र के तल पर खुदाई कर रहा था तो उस वक्त मिट्टी के अंदर औजार के किसी चीज पर टकराने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही कार्तिक तुरंत वहीं पर बैठ गया और हाथों से ही खुदाई करने लगा। वहां पर कार्तिक को मिट्टी के अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस दिखाई दिए। कार्तिक वापस पानी में ऊपर आया और खुश होकर सब लोगों को चिल्लाते हुए बोला, मैंने पानी में बड़े बड़े बक्से देखे हैं, जरूर उनके अंदर खजाना है। जैसे ही बच्चों ने ये सब बातें सुनी तो हर कोई एकदम खुश हो गया। हर कोई इसी तरह खुशी मना रहा था कि उन लोगों ने खजाना ढूंढ लिया है और अब वो लोग अमीर बनने वाले हैं। जो लोग पहले से ही पानी में थे वो काफी थक चुके थे, पर खजाने की बात सुनकर उनकी सारी थकान दूर हो गई और सब लोग फिर से पानी में कूद गए। यहाँ जो खजाने के बक्से थे वो छोटे नहीं थे, इसी वजह से उन्हें मिट्टी से बाहर निकालने में बहुत मेहनत लग रही थी। बाहर निकालकर उन्हें ऊपर लाना और फिर जहाज पर लोड करना बहुत मुश्किल भरा काम था। इन सब लोगों को कुल मिलाकर 20 बहुत बड़े बक्से मिले थे। इन सभी बॉक्सेस को ऑयल वुड से बनाया गया था। इतने सालों तक समुद्र के पानी में रहने के बाद भी ये लकड़ियां खराब नहीं हुई थी। जल्दी ही सारे लोग वापस कार्तिक के जहाज पर आ गए। अपनी आंखों के सामने इतने बड़े खजाने से भरे बक्से को देखकर हर कोई बस उन पर टूट पड़ना चाहता था। हर कोई अपने मन में यही सोच रहा था कि इन बक्सों में अगर सोने के पत्थर रखे होंगे तो इनकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। भीमा, जिसे पास की रेलिंग से ही बांधा गया था, उसने भी जब ये नजारा देखा तो मन ही मन खून के आंसू रोने लगा। उसे लग रहा था कि इस पूरे खजाने पर उसका हक है, पर उसकी बदकिस्मती की वजह से उसकी आंखों के सामने से कोई और इस खजाने को उड़ा ले गया। एक स्टूडेंट अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और खुश होते हुए बोला, चलो जल्दी से इन बॉक्सेस को ओपन करते हैं। इतनी जल्दी क्या है, इस खजाने को लूटने की खुशी में हमें एक बार भगवान से प्रेयर करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनमें से किसी ने कहा, खजाना हमारे हाथ लग चुका है, अब प्रेयर करने की क्या जरूरत है। किसी और ने जवाब में कहा। इस पर एक और आवाज आई, तुमने सही कहा, हमारी किस्मत में जो लिखा है वही हमारे हाथ लगेगा। ऐसे में इतनी ज्यादा चिंता करने वाली बात क्या है। कार्तिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसे इस बात की चिंता थी कि बॉक्सेस के अंदर क्या होगा। उसे तो बस खजाना लूटने का प्रोसेस एंजॉय करना था और जो वो कर चुका था। कार्तिक को लगा था कि अब इंतजार करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए बॉक्सेस खोल देने चाहिए। जल्दी से कार्तिक ने बॉक्सेस खोलने शुरू कर दिए और जैसे ही कार्तिक ने पहला बॉक्स खोला तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जहां हर कोई बॉक्स में सोने के सिक्के और ईंट होने के बारे में सोच रहा था, उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग बॉक्स के अंदर तो कुछ और ही था। बॉक्स के अंदर खजाने को किसी टाइट चीज में लपेटा गया था, जिसकी वजह से ये किसी टार्पोलिन की लेयर की तरह लग रहा था। जिसने भी खजाने को समुद्र में छुपाया था उसे डर था कि शायद पानी की वजह से या जानवर की वजह से खजाना खराब ना हो जाए, इसीलिए उसने इस तरह से उसे टार्पोलिन में छुपा कर रखा होगा। इस वक्त हर कोई सिर्फ कार्तिक को ही देख रहा था। कार्तिक धीरे धीरे उस टार्पोलिन की लेयर को हटा रहा था। ये लेयर हटाने के बाद भी किसी को दूर दूर तक कोई खजाना दिखाई दे नहीं रहा था। असल में उस बॉक्स के अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि अलग अलग तरह के हैंड गन्स और आयरन सॉर्ड्स भरे हुए थे। ये सब क्या है? हमारा खजाना कहाँ है? मेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? ऐसा नहीं हो सकता, सोने को छोड़ो, इसमें तो चांदी के सिक्के भी नहीं है। भगवान मेरे साथ इतनी क्रूरता नहीं कर सकते। जहां सारे बच्चे दुखी होकर बैठ गए थे वहीं कार्तिक ध्यान से इन हथियारों को देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी एक के बाद एक बाकी बॉक्सेस भी खोले गए
उन सब में भी तलवारें और हाथों से बनी बंदूकें ही थी। इसके बाद रही सही सारी उम्मीद पानी में मिल गई थी। कार्तिक ने उन सबसे कहा, ये खजाना हमारे किसी काम का नहीं है। ये सारे हथियार उन लोगों के लिए एक खजाना है जो गलत काम करते हैं। कार्तिक को समझ में आ गया था कि पहले के जमाने में समुद्री डाकुओं ने इन सभी हथियारों को यहाँ छुपाया था ताकि वो लोग वक्त आने पर दुश्मनों के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल कर सके। समुद्री डाकुओं के लिए सोना चांदी से ज्यादा बंदूकें और हथियार ही असली खजाना थे। इन सभी हथियारों को देखकर लग रहा था कि ये सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी के हथियार हैं। हर कोई काफी देर तक हैरानी से बैठा रहा, पर आखिर में इन लोगों को ये बात माननी ही पड़ी कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। खैर, अभी भी कुछ बच्चे खुश थे। भले ही उन्हें खजाना नहीं मिला था, लेकिन पुराने जमाने में जिस तरीके से खजाना ढूंढा जाता था और समुद्री डाकुओं से लड़ा जाता था, वो एक्सपीरियंस आज इन लोगों को इतनी कम उम्र में मिल गया था। ये सब कुछ इन लोगों के लिए किसी अच्छे वीडियो गेम की तरह था जिसे इन लोगों ने लाइव फील्ड में खेला था। भीमा भी साइड से इन सब चीजों को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि अगर खजाना उसे नहीं मिला तो बाकी लोगों को भी नहीं मिला। पर उसे इस बात का दुख था कि जिस खजाने को ढूंढने के लिए उसने इतना पैसा खर्च किया था और इतनी महंगी जहाज किराए पर ली थी। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से कहा, क्या मेरा आना जरूरी है? मेरे बिहाफ पर तुम लोग मीटिंग नहीं कर सकते हो? कार्तिक को सैंड कंट्री के लोगों पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो जानता था कि सैंड कंट्री के लोग उसे कुछ भी नया नहीं बताएंगे। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं सर, सैंड कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने रिक्वेस्ट की है कि आप वहां होंगे तभी वो इन्फॉर्मेशन देगा। कुछ सोचकर कार्तिक ने कंफ्यूज होते हुए मैगी से कहा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे वहां वापस आना चाहिए और उन लोगों से मिलना चाहिए? मैगी डिप्लोमेटिक चीजों को बहुत अच्छे से समझती थी, इसीलिए उसने एडवाइस देते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको सैंड कंट्री के लोगों से मिल लेना चाहिए। शायद वो आपसे और ज्यादा दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते। इतने दुश्मन बनने से अच्छा है कि एक दुश्मन कम हो जाए। कार्तिक जानता था कि उसके परिवार के लोग उसे तोड़ने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर सैंड कंट्री का साथ उसे मिलता है तो वो अपनी लाइफ में काफी कुछ आसानी से कर पाएगा। कार्तिक ने मैगी से कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आकर उन लोगों से मिलता हूँ। कार्तिक की ये बात सुनकर मैगी ने कार्तिक से पूछा, ठीक है सर, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, पर तब तक के लिए इन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम कहाँ पर रुकवाएं? कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, इन लोगों को पास ही के किसी क्वार्टर में ठहरने दो और ज्यादा एंटरटेन मत करना। कार्तिक ने अपने मेहमानों के साथ इतना गलत व्यवहार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सैंड कंट्री के लोगों ने पिछले कुछ टाइम में उसे बहुत परेशानियां दी थी, जिसकी वजह से कार्तिक अभी तक उसकी कीमत चुका रहा था। अब अगर इन लोगों को लग रहा है कि वो कार्तिक से कोऑपरेट करना चाहते हैं तो कार्तिक इतनी आसानी से उन्हें अपने पास कैसे आने दे सकता था? सैंड कंट्री पर वापस अटैक ना करके कार्तिक ने पहले ही उन लोगों पर बहुत मेहरबानी कर दी थी, वरना अगर कार्तिक चाहता तो इस लड़ाई को कंटिन्यू कर सकता था और सैंड कंट्री के लोगों ने कार्तिक के साथ जो किया था कार्तिक उसका बदला ले सकता था। पर फिलहाल कार्तिक इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त मित्तल परिवार से बदला लेने पर था। मैगी से बात करके कार्तिक ने तानिया से कहा, तानिया मुझे कुछ जरूरी काम आ गया और इसलिए मुझे अब वापस जाना होगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने उससे कहा, भैया आप वापस जा रहे हैं? ठीक है, मैं प्रोफेसर से कहती हूँ कि इस इंस्पेक्शन एक्टिविटी को यहीं पर रोक दें। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसे मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी फील्ड इंस्पेक्शन पूरी करो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इतने बड़े साउथ ओशन के बीचों बीच जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता, इस जगह से कार्तिक अकेला वापस कैसे जाएगा? यही सोचकर तानिया ने कार्तिक से कहा, पर भैया आप वापस कैसे जाओगे? हमारे पास तो दूसरी शिप भी नहीं है। कार्तिक ने तानिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शिप के केबिन में एक हेलीकॉप्टर है, मैं उसी से चला जाऊंगा। पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, ये जगह उतनी भी शांत नहीं है जितना तुम सोच रही हो। कुछ देर पहले ही हम लोग उन समुद्री डाकुओं से लड़े हैं और पता नहीं आगे क्या मुसीबत आ जाए। कुछ सोचकर कार्तिक ने तानिया से कहा, शिप में कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल कर लेना। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कार्तिक जानता था कि उसके पास जितने भी स्पेशल इक्विपमेंट हैं वो सब काफी कन्वीनियंट है और आसानी से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आसपास के सेंस और एनवायरनमेंट से खुद के डिसीजन ले सकती है। कार्तिक ने अपने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट निकाला और उसे तानिया के हाथ में पहनाते हुए बोला, इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लो, अगर तुम कॉकपिट से बाहर जाती हो तो शिप पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकती हो। कार्तिक ने जो ब्रेसलेट तानिया को दिया था वो देखने में किसी ऑर्डिनरी स्मार्ट वॉच की तरह था, पर असल में कार्तिक बैठे बैठे कहीं से भी पूरी सिंगल हॉर्न शिप को कंट्रोल कर सकता था। ब्रेसलेट देने के बाद कार्तिक ने तानिया को और भी कई चीजों के बारे में बताया और साथ साथ उससे ये भी कहा कि वो दोबारा पानी के अंदर ना जाए और कहीं भी बिना पूछे या बिना बताए तो ना ही जाए। कार्तिक के इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनकर तानिया ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है भैया, इतना सब कुछ मत बताइए, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। तानिया को गुस्सा करते हुए देखकर कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके सारे बालों को फैलाते हुए कहा, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी और मैंने जो कहा है उसे ध्यान रखना। कुछ देर के बाद बात करके तानिया ने कुछ सोचते हुए कार्तिक से कहा, भैया अगर आप जा रहे हैं तो कियारा को भी अपने साथ लेकर जाइए ना, वो अकेली यहाँ क्या करेगी? मैंने आपकी वजह से ही उसे बुलाया था यहाँ। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, वो तो मैं पहले ही समझ गया था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी भाभी को कैसे मनाऊं। उसने तो पता नहीं किस बात का गुस्सा पाल लिया है, अभी तक तो मेरा बचपना झेल रही थी ना, अब जब सीरियस होना चाहता हूँ तो वो मान ही नहीं रही। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, एक बार प्रोफेसर से मिल लीजिए, तब तक मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। और इतना कहकर तानिया कार्तिक की बात सुने बिना वहां से चली गई। कार्तिक प्रोफेसर को बताने चला गया कि वो यहाँ से जा रहा है और ये बात सुनकर सभी लोग कार्तिक से मिलने के लिए आ गए। खास करके शिप पर आई हुई सारी लड़कियां अभी भी कार्तिक को इंटेंस नजरों से देख रही थी। हर किसी को कार्तिक बहुत पसंद आया था और हर लड़की कार्तिक को पाना चाहती थी। कार्तिक जैसा अमीर और सोना मुंडा हर लड़की का ड्रीम बॉय था और हर लड़की उसे पाना चाहती थी, पर कार्तिक किसी एक के ही हाथ आने वाला था। कार्तिक अपनी पैकिंग करने लगा क्योंकि इस बार मैगी उसके साथ नहीं आई थी, इसीलिए कार्तिक को सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। कार्तिक जब अपनी पैकिंग कर रहा था तो इस वक्त क्लास की सारी लड़कियां उसके रूम में आ गई और बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी।
कार्तिक मुश्किल से किसी एक को निकालता तो दूसरी वापस अंदर आ जाती, और दूसरी को निकालता तो तीसरी अंदर आ जाती। परेशान होकर कार्तिक ने किसी को भी आने से नहीं रोका, और अब सब उससे बातें करने लगी। उसके मन में बस यही डर था कि कहीं सामने वाले कमरे में कियारा ने इन लड़कियों की बातें सुन ली तो पक्का शादी से पहले ही वो उससे डिवोर्स ले लेगी। कुछ कॉलेज की लड़कियां तो डायरेक्ट कार्तिक को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और ओपनली कार्तिक को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। ये देखकर कार्तिक हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आजकल की लड़कियां इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड हो गई हैं, और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी बहन ऐसी लड़कियों के बीच पड़ रही है। पर कार्तिक अपनी बहन के लिए एक नया कॉलेज तो नहीं ला सकता था। अगर कॉलेज ले भी आता तो अच्छे संस्कारों वाले बच्चे कहां से लेकर आता। कार्तिक ने हाथ जोड़कर उन सभी लड़कियों से कहा, देखो तुम सभी को कोई गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ पर सिर्फ तानिया की वजह से आया था, तुम लोग बिना वजह अट्रैक्ट हो रही हो। कार्तिक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी नजर गेट पर गई, जहां तानिया कियारा का हाथ पकड़े उसे कार्तिक के कमरे में लेकर आ रही थी। हालांकि इन लड़कियों की बातें सुनकर दोनों गेट पर ही रुक गई थी और दोनों के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। कियारा गुस्से से अपना पैर पटककर वापस अपने कमरे में चली गई और तानिया ने उन सभी लड़कियों को कार्तिक के कमरे के बाहर भेजकर कार्तिक से गुस्सा करते हुए कहा, भैया हर वक्त कृष्ण कन्हैया बनकर घूमना अच्छा लगता है क्या? राधा जी के होते हुए क्यों बार बार इन गोपियों के साथ रासलीला रचाने लगते हो? जाओ जाकर आप खुद ही मनाओ अपनी राधा को, वो भी तब अगर वो राधा बनने को तैयार हो। इतना कहकर तानिया भी गुस्से से बाहर चली गई और कार्तिक ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और खुद को कोसने लगा। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर शहद को देखकर ये मक्खियां भिनभिना रही हैं तो मैं खुद तो इन्हें नहीं उड़ा सकता ना। बोल तो रहा हूं कि दूर रहो, और कैसे बात करूं? अपने सामान की पैकिंग करके कार्तिक सामने वाले केबिन में चला गया जहां कियारा रुकी हुई थी। कार्तिक ने धीरे से कियारा का कमरा खोला तो दरवाजे पर ही एक टेडी बियर उसके मुंह पर आकर लगा, जिससे कार्तिक ने डरकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिक ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, कियारा तो आज भूखी शेरनी बनी फिर रही है, पता नहीं मेरा क्या करेगी। अब बात करूं भी तो कैसे करूं? तुझे हिम्मत करनी होगी कार्तिक मित्र, वरना ये शेरनी आज तेरे हाथ से निकल जाएगी। और इतना कहकर कार्तिक एकदम से कियारा के कमरे के अंदर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। कियारा वाकई बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने अभी भी कार्तिक पर कोई रहम नहीं किया। उसके हाथ में जो आ रहा था वो उसे उठाकर दरवाजे के पास मार रही थी और कार्तिक बार बार बच रहा था। फाइनली कार्तिक जल्दी से कियारा के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शांत हो जाओ, अब क्या मुझे अपना निवाला बनाकर ही रहोगी? कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और गुस्सा करते हुए बोली, बार बार सोचती हूँ कि तुम्हें माफ कर दूं, पर तुम्हारी ये हरकतें देखकर माफ करना तो छोड़ो, मन करता है कि तुम्हें इस समुद्र में फेंक दूं। सोचती हूँ कि आप सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं, तुम सुधर जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे तुम्हारे चक्कर में रहना ही नहीं है। मैं किसी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी से शादी कर लूंगी और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। इतना कहकर कियारा की आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगी। कार्तिक चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में कार्तिक कियारा की आवाज सुनने के लिए ही तरस गया था। कितने टाइम के बाद तो कियारा ने उससे बात की थी, भले ही गुस्सा किया था पर कुछ बोला तो सही। कार्तिक चुपचाप उसकी बातें सुनने लगा। कुछ देर के बाद कियारा रोते रोते थोड़ी शांत हो गई और सुबकने लगी, तो कार्तिक ने उसे अपना रुमाल देते हुए कहा, अगर तुम्हारी भड़ास निकल गई हो तो मैं कुछ बोलूं? मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हो? कार्तिक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कियारा ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हूँ? हाँ बोलो, मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हूँ? हाँ, अब तो तुम्हें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज मिल गई है ना, अब तुम्हें मुझ जैसी छोटी सी इंडियन सिंगर में क्या इंटरेस्ट होगा? लोग सच कहते हैं, रसमलाई सामने हो तो लड्डू को कोई नहीं पूछता। और इतना कहकर कियारा फिर से सुबकने लगी। कियारा का ऐसे एग्जाम्पल सुनकर तो कार्तिक को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम हर बार घूम फिर कर सिया पर क्यों आ जाती हो यार? मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, गलती हो गई मुझसे, जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर मैं तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूँ। और आज सुबह तो मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था, अगर तुम हाँ कहो तो कल ही शादी कर लेता हूँ ना तुमसे, फिर तो मेरी बात मान जाओगी ना? कार्तिक की ये बात सुनकर एक बार के लिए तो कियारा एक्साइटेड हो गई, पर फिर उसने कार्तिक को ताना देते हुए कहा, हाँ तुम तो प्रपोज करोगी ही ना? उस फिरंगी लड़की ने तुम्हें जो धोखा दे दिया, हर कोई मेरे जैसी शरीफ नहीं होती। कॉलेज में पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी तुमसे वादा कर दिया था तुम्हारे सिवाय किसी और को देखूंगी भी नहीं, पर तुमने मेरी कदर भी नहीं की। तुम्हें तो हमेशा वो सिया और अपनी ही पसंद आई ना, पर अब जब दोनों पर ही तुम्हें विश्वास नहीं रहा तो तुम वापस मेरे पास आ गए। क्या कार्तिक मना पाएगा कियारा को, या उसे इस बार भी लौटना पड़ेगा खाली हाथ? कियारा का दिया हुआ अच्छा खासा ताना सुनकर कार्तिक चुप हो गया और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। कियारा ने जब देखा कि कार्तिक कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गया है तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए और सुबकते हुए कहा, हाँ गलती भी तुम करो, नाराज भी तुम हो जाओ, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। चलो मान लिया सिया तुम्हारी मिस्टेक थी, पर तुम तो अपने काम को अपनी बीवी की तरह प्यार करते हो और मुझे बैठे बैठे नई सौतन दे दी। कभी भी किसी से भी लड़ते हो, कभी भी किसी से भी पंगा मोल ले लेते हो और मुझे बताते भी नहीं। जब तानिया को ढूंढने गए थे तो तुमने मुझसे बात तक नहीं की थी, और फाइनली तुमसे मेरी मुलाकात उसके एनुअल डे के फंक्शन पर हुई, वो भी बाकी लड़कियों के साथ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ तुम्हारी लाइफ में। कियारा की ये सारी बातें सुनकर कार्तिक ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ स्टैंड करते हो तो जानता हूँ बहुत गलतियां की हैं, पर इंसान हो यार, हो जाती हैं गलतियां। अब इन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी सही जगह देना चाहता हूँ, एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपना एक छोटा सा परिवार चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे हों जो मुझे डैडी कह के बुलाएं। इन मशीनों और पैसों के बीच में मेरा सुकून कहीं चला गया है कियारा। मैं तुम्हें अपना वो सुकून वापस पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे झगड़ो, मैं तुम्हें मनाऊं, तुम्हारे सारे नखरे पूरे करूं, पैसों से नहीं प्यार से। तुम अच्छी से जानती हो कि मेरे मम्मी पापा बहुत पहले चले गए थे। मेरे परिवार में चल रही साजिशों के बीच में मैं अकेला बड़ा हुआ हूँ। करोड़ की प्रॉपर्टी होते हुए भी गलियों में सोता था, कचरा बीनता था, और कई रातों मैंने भूखे पेट गुजारी है।
आज भी मेरा अपना परिवार हर वक्त मेरे खिलाफ साजिश करता रहता है, कब मुझे मार दे और कब मेरी प्रॉपर्टी हथिया ले। कभी कभी तो सोचता हूँ कि जिंदगी भर इनसे लड़ने में गुजार दूं, पर कभी कभी लगता है कि लड़ते लड़ते मैं भी मशीन बन गया हूँ। मुझे भी कोई चाहिए जो 56 भोग ना बनाए पर प्यार से एक निवाला मेरे मुंह में दे दे। मैंने खाना खाया या नहीं ऐसा पूछने वाली कोई हो, मेरी हर मुसीबत में ये कहने वाली हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो कियारा, बिना परिवार के बड़े होना, इन साजिशों के बीच में बड़े होना कितनी मुश्किलें भरा होता है। मखमल के गद्दे से कोई अचानक से उतरकर सड़क पर सख्त रोड पर सोने को कहे तो कितना दर्द होता है। जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर सच कह रहा हूँ अब अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मेरी इस खोखली जिंदगी को खुशियों से भर दो, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। कियारा शर्मा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। इतना कहकर कार्तिक ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और कियारा के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ कियारा को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार आज कार्तिक से मिल रही हो। उसने आज कार्तिक के दुख और दर्द को देखा था, जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। अपने आप ही कियारा के हाथ आगे बढ़ गए और कार्तिक ने खुश होकर कियारा को अंगूठी पहना दी और उसके हाथों को किस कर लिया। कार्तिक के किस करने पर कियारा अपने होश में आई और उसने अगले ही पल कार्तिक को गले लगा लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे और दोनों की ही आंखों में आंसू थे। कियारा को अभी भी हल्का हल्का सुबकते हुए देखकर कार्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा, कियारा इतनी देर से आंसू बहा रही हो? सच कहूं तो अगर हम राजस्थान में होते तो अभी वहां भी पानी की नदियां बहने लगती। और इतना कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक को हंसते हुए देखकर कियारा ने उसे टाइटली हग कर लिया और उसे चिढ़ाते हुए बोली, ठीक है, आगे से तुम अपने घर में पानी की सप्लाई बंद करवा देना, मैं अपने आंसुओं से ही तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूंगी। कियारा की बात सुनकर कार्तिक झटके से उससे अलग हुआ और थोड़ा नाराज होते हुए बोला, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो कियारा? आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी और मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, समझी? तो कार्तिक को गुस्सा करते हुए देख कियारा ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? कार्तिक ने जब देखा कि सिचुएशन फिर से सीरियस हो रही है तो उसने मजाक करते हुए कहा, वैसे कियारा तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेकार है। हम आइलैंड पर रहते हैं, वहां चारों तरफ पानी ही पानी है, मुझे कहीं से पानी की सप्लाई बंद करने की जरूरत ही नहीं है और ना ही इसमें मेरा कोई खर्चा आता है। कार्तिक की ये बात सुनकर कियारा भी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, बनियों का दिमाग पैसों में बहुत चलता है ना, तुम तो जात से भी बनिया ठहरे, ऊपर से बिजनेसमैन, तुम्हारे हाथ से एक भी पैसा निकलवाना मतलब नई महाभारत शुरू करवाने जैसा है। कुछ देर दोनों इसी तरह से बातें करते रहे और कार्तिक ने कियारा से कहा, अब शादी करने के लिए मान गई हो तो क्यों ना वापस मेरे घर चले, वैसे भी यहाँ पर अकेले बोर हो जाओगी, कम से कम वहां तुम्हें मेरा साथ तो मिल जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने पास में रखा हुआ अपना बैग निकाला और उसे कार्तिक को दिखाते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ रुकने वाली हूँ? मैं तो तुमसे यही कहने आई थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तानिया ने मुझे बता दिया था कि तुम वापस जा रहे हो तो सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी, पर उन तितलियों को तुम्हारे आसपास में भिनभिनाते हुए देखकर मेरा तो गुस्सा ही बढ़ गया था और मैं वापस आ गई। कियारा की बात सुनकर कार्तिक हंसने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है, अब आराम से सो जाओ, कल सुबह जल्दी ही हम लोग यहाँ से चलेंगे और अब से तुम मेरे साथ में मेरे पेंशन में रहोगी। कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने हल्की सी मुस्कान दे दी और दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह कार्तिक ने जहाज के केबिन से अपना हेलीकॉप्टर रेडी किया और फिर कार्तिक ने सब लोगों को बाय कहा और जाने से पहले एक और बार तानिया को सब कुछ समझाया और कियारा को लेकर वहां से अपने आइलैंड की तरफ निकल गया। आसपास सभी लड़कियां इस बात से नाराज थी कि कार्तिक ने तो उन्हें भाव ही नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ तानिया बड़ी खुश थी। कियारा मान गई और अब कार्तिक और कियारा दोनों हमेशा खुश रहेंगे। जल्दी ही कार्तिक वापस अपने आइलैंड पर आ गया और कार्तिक ने पहले से मैगी को बता रखा था कि कियारा भी उसके साथ में रहेगी। मैगी ने पहले से ही कियारा का कमरा तैयार करवा दिया था। कियारा काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर में ही सो गई थी। कार्तिक ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे में अच्छे से सुलाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और आने से पहले हल्के से कियारा के माथे पर किस करके बाहर आया। नींद में होते हुए भी कियारा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कंबल को अपने मुंह तक ओढ़ लिया। बाहर मैगी कार्तिक का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैगी ने कार्तिक को देखा तो उसने तुरंत कार्तिक को ग्रीटिंग दी। कार्तिक ने सवाल करते हुए पूछा, सैंड कंट्री से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ ठहराया? मैगी जानती थी कि कार्तिक को सैंड कंट्री के लोगों से नफरत हो गई है और उसके मन में अभी भी उन लोगों के लिए गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए उसने कार्तिक के आइलैंड पर ना ठहराकर सैंड कंट्री के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को शहर में ही ठहराया था। मैगी ने जवाब देते हुए कहा, उन सब लोगों को हाइजू के होटल में ठहराया, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, अभी मैं काफी थका हुआ हूं, मैं आराम करने जा रहा हूँ, उन्हें इंतजार करने दो, जब मिलना होगा बता दूंगा। कार्तिक दिल से सैंड कंट्री के किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता था, पर वो जानता था कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आए और वो लोग सिर्फ कार्तिक को ही बताएंगे। 2 दिन तक कार्तिक आराम करता रहा और इस दौरान उसने कियारा के साथ काफी क्वालिटी टाइम भी बिताया। कार्तिक को लगा कि शायद अब सही टाइम आ गया है, इसीलिए उसने मैगी को ऑर्डर दिया कि सैंड कंट्री से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ बुला ले। इस बार सैंड कंट्री के शेख अकबर ने अपने यहाँ काम करने वाले हायर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को भेजा था ताकि वो कार्तिक से बात करे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर सैंड कंट्री का प्रिंस भी था। प्रिंस का नाम अब्दुल था और अब्दुल पिछले 1 हफ्ते से हाइजू शहर में ही रुका हुआ था। अगर बात कहीं और की होती तो अब्दुल को शाही ट्रीटमेंट मिलता और वो जहां भी जाता है उसे किसी राजकुमार की तरह वेलकम किया जाता है, पर शायद कार्तिक के सामने प्रिंस अब्दुल के शाही परिवार से होने का कोई फायदा नहीं था। अब्दुल जानता था कि उनकी तरफ से गलती हुई है, इसीलिए कार्तिक जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकता है। प्रिंस एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में काफी हाई रैंक पर था, इसलिए क्योंकि आज से पहले उसने कई मामले सॉल्व किए थे जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए थे। प्रिंस अब्दुल के साथ जो असिस्टेंट आया था उसे कार्तिक के इस तरह के व्यवहार से काफी बुरा लग रहा था। उसने प्रिंस से शिकायत करते हुए कहा, प्रिंस अब्दुल, ये कार्तिक मित्तल आपको इतना इंतजार कैसे करवा सकता है? आज तक हमारे देश में आपसे किसी ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की।
अपने असिस्टेंट की बात सुनकर प्रिंस अब्दुल ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम जानते ही क्या हो, इस तरह के बड़े बड़े मामलों को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तुम जैसा छोटे दिमाग का आदमी ये नहीं समझ सकता। प्रिंस की बात सुनकर असिस्टेंट की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपने मालिक के लिए बहुत ज्यादा वफादार था और कहीं भी उनकी इज्जत कम होते हुए नहीं देख सकता था। प्रिंस की डांट से असिस्टेंट तुरंत दुखी हो गया। प्रिंस ने जब देखा कि असिस्टेंट रोने लगा है तो उसने तुरंत अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, ठीक है, अब इस तरह दुखी मत हो और मुझे गिल्टी फील मत करवाओ। यहाँ आने का हमारा मकसद कार्तिक मित्तल से माफी मांगना है और ये मामला हमारे रॉयल परिवार से जुड़ा हुआ है। तुम्हें समझना होगा, हम यहाँ खुद को बड़ा नहीं दिखा सकते। प्रिंस की बात सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत सहमत होते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आज अपने मेंशन में ही प्रिंस अब्दुल से मिलने वाला था, क्योंकि उसे बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ मैगी नहीं चाहती थी कि कार्तिक किसी भी अनसेफ जगह पर सैंड कंट्री के लोगों से मिले। जल्दी ही प्रिंस अब्दुल कार्तिक से मिलने के लिए आ गए। जैसे ही उन्होंने कार्तिक का आलिशान महल देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई। प्रिंस होते हुए भी अब्दुल ने आज तक इतना आलिशान महल कभी देखा नहीं था। ऊपर से मेंशन की दीवारों पर लगा जेड स्टोन का आर्किटेक्चर देखकर प्रिंस की तो आंखें ही फैली रह गई। प्रिंस अब्दुल अब क्या बताने वाला है कार्तिक को, जिसके लिए वो खुद यहाँ आया है। आगे की कहानी जानने के लिए